हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमी क्लास 11 से चैप्टर नंबर 6। देखिए यहाँ पर आज हम जो है ग्रामीण विकास की बात करेंगे, रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हमारा जो चैनल में जो है डेली एक दिवसीय एग्जामों के लिए आपकी टेस्ट सीरीज आ रही है यहाँ पर, तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए बात कर लेते हैं हम ग्रामीण विकास की। देखिए जैसा कि हमने देखा था कि हमारे देश में आज़ादी के बाद अगर हमने जो सर्वे हमारा यहाँ अर्थव्यवस्था से रिलेटेड सर्वे वगैरह हुए उसमें ये पाया गया कि देश की 75% से ज़्यादा जनसंख्या जो थी वो कृषि पर डिपेंड थी, यानी सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर डिपेंड थी। यानी कि एक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा जो था कृषि कार्यों में संलग्न था। ठीक है, और कृषि कार्यों की जो हालत थी यानी उस समय कृषि की जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा दयनीय थी, क्योंकि आपको पता होगा औपनिवेशिक काल के शासन खत्म होने के बाद औपनिवेशिक काल में किस तरह से शोषण हुआ था कृषि का, किस तरह से दोहन हुआ था। तो वो सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं पिछले अध्यायों में। ठीक है, तो हमारे समकक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने, चुनौती की तरह ये चीज़ें थी कि हमें कैसे इस निर्धनता से, जो निर्धनता व्याप्त है ग्रामीण इलाके में, और इससे कैसे निपटा जाए, कौन सी योजनाएं बनाई जाएंगी जिसके जरिए हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं वो कृषक जो है वो समृद्ध हो पाएँ, यानी कि अच्छी खासी तरह से अपना जो है ज़मीन से अच्छी खासी पैदावार उत्पन्न कर पाएँ और उन्हें लाभ हो पाए। ठीक है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था। उसके अलावा कुछ चीज़ें और थीं, जैसे ये था कि हमारे यहाँ जनसंख्या का दबाव भी ज़्यादा था, उस अकॉर्डिंग ज़मीनें वगैरह नहीं थी। ज़मीनें थी भी तो वो कुछ जैसे जमींदार या फिर जो महाजन वगैरह थे उनके कब्जे में ज़मीनें थी, तो उनसे छीन के ज़मीनें उनसे सरकार ने जो इनसे ज़मीनें ले लेकर उनका जो है पुनर्आवंटन किया। ठीक है, यानी जो जमींदार वगैरह जो अंग्रेजों के टाइम पे जिन्होंने ज़मीनें जो हड़प ली थी किसानों वगैरह की, छीने के बैठे थे। ठीक है, तो ऐसी भी बहुत सारी कंडीशन थी हमारे देश में जो आपने पिछले अध्याय में आप अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो इन सब चुनौतियों से निपटना आसान तो नहीं था, एक लंबा वक्त लगा कि लंबे वक्त लगने के बाद भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है सरकार ने हैंडल की। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी स्थितियां जो है नियंत्रण में आई हैं, कितनी स्थितियां परिवर्तित हुई हैं, कितना कृषकों को लाभ यहाँ पे मिल रहा है, तो वो सब बातें इस अध्याय के तहत कही गई हैं, इनकी चर्चा की गई है। ठीक है, और वर्तमान में आप ये सब बातें तो जानते ही हैं कि हमारा यानी कि महात्मा गांधी का भी ये कहना था, महात्मा गांधी का एक कथन था कि अगर आपको वास्तविक भारत की झलक देखनी है तो आपको भारत के गाँव में जाना चाहिए। ठीक है, यानी महात्मा गांधी ने एक बार ये भी कहा था कि भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरी औद्योगिक केंद्रों के विकास से नहीं बल्कि मुख्य रूप से गांव के विकास से है। उनका मानना यही था वाकई में कि जो हमारा वास्तविक भारत बसता है वो गांव में ही बसता है। और आप ये भी जानते हैं कि हमारी जितने कल्चर, संस्कृति, हमारी सभ्यता जो भी देन है हमारी, वो ग्रामीण परिवेश से ही होती है। ठीक है, यानी आज भी आप देख रहे होंगे तमाम बहुत सारी परंपराएं हैं जिनका परिरक्षण ग्रामीण जो है क्षेत्रों ने किया है। शहरों में तो पूरी तरह से लुप्त हो गई है परंपराएं। आपको परंपराओं की झलक, भारतीय परंपराओं की झलक, संस्कृति की झलक गांव में ही देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं जब हमारे गांव प्राचीन समय से केंद्र रहे हैं तो वर्तमान में उनकी उपेक्षा क्यों हो रही है? वर्तमान में ऐसा क्या हो गया है कि गाँव की ओर से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, प्रवसन हो रहा है? तो ये सब स्थितियाँ क्यों क्रिएट हो रही हैं? कहीं ना कहीं इसका कारण ये है कि जो गांव वगैरह हैं वो रोजगार पैदा करने में असक्षम है, यानी कि रोजगार वो पैदा नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से गांव से लोग विमुख होकर शहरों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। यानी कि हम जो सदियों से दंश झेलते आ रहे हैं कि कृषि पैदावार में जो है कमी की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं बार बार, और वर्तमान में भी आप स्थितियाँ देख रहे होंगे, किसान जो है पैदावार अच्छी नहीं हुई या फिर फसल चौपट हो गई वर्षा या अंधड़ से, तो किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं। तो उन सब से हम कैसे निपटेंगे? ठीक है, ये हमारे समकक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। और यकीन मानिए तमाम सरकारों ने बहुत सारे प्रयास भी किए, लेकिन वर्तमान में अगर उन प्रयासों का आकलन करें, मूल्यांकन करें, तो प्रयास कहीं ना कहीं थोड़े साबित हुए हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उच्च साबित नहीं हुए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा न्यून साबित हुए हैं प्रयास। ठीक है, तमाम प्रयास भी किए गए हैं। और सबसे विशेषकर बात एक ही बात यहाँ पर निकल के आ जाती है जो बार बार मैं कहूँगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम अपने यहाँ देश में वही है। अगर आप अमेरिका की कृषि को कॉपी करें, यानी अमेरिका की कृषि से अपने यहाँ की जो भारतीय कृषि है इसको कंपेयर करें, तो आप ये पाएंगे कि अमेरिका की जनसंख्या और हमारी जनसंख्या में जमीन आसमान का अंतर है। यानी हम जो अमेरिका का जो क्षेत्रफल है हमसे तिगुना है। ठीक है, यानी हमारे क्षेत्रफल से इनका 3 गुना बड़ा क्षेत्रफल है। ठीक है, और जनसंख्या जो है हमसे कम है। ठीक है, यानी जनसंख्या अगर उनकी देखें तो भारत की 1/3 है जनसंख्या इनके पास है। ठीक है, तो ऐसे में वहाँ पर कृषि की जोतें भी बढ़ी हैं, यानी कृषि का, खेती का क्षेत्रफल भी बढ़ा है उनके यहाँ। तो इसलिए वहाँ पर उनके यहाँ क्षेत्रफल बड़े होने के साथ साथ वहाँ पर जनसंख्या का दबाव भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो पैदावार भी अच्छी खासी कर पा रहे हैं। वहीं आप ये
देख रहे होंगे वर्तमान में कि वर्तमान में हमारे यहाँ संसाधन तो नियत हैं, चाहे वो कृषि संसाधन हो या फिर भौतिक संसाधन तो बढ़ नहीं रहे हैं, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है। तो ऐसे में एक और चुनौती बन के उभर के आ रही है कि भाई इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या की जरूरतें कैसे पूरी की जाएंगी, क्या वो जनसंख्या की जरूरतें कृषि से पूरी की जा सकती हैं। और वर्तमान में अगर आप देख पा रहे होंगे तो 65% जनसंख्या, यानी ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार के आंकड़े करें, लगभग भारत की आज भी 65% जनसंख्या, जिसमें कुछ प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार जनसंख्या है, जो भी वो इसी कार्यों में संलग्न है। यानी आप प्रच्छन्नवादी बेरोजगारी का मतलब जानते होंगे कि परिवार का एक कैंडिडेट खेती कर सकता है लेकिन उसके साथ में और बच्चे भी लगे हुए हैं, ठीक है, उसकी पत्नी के साथ उसके छोटे छोटे बच्चे भी कार्य करवा रहे हैं, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में आ जाता है। यानी उन्हें उसका कोई प्रतिफल तो नहीं मिल रहा है लेकिन वो उसमें लगे पड़े हैं, यानी घिरे हुए हैं। तो ये सब समस्याएं एक विकराल रूप ले चुकी हैं आपके समकक्ष, आप देख पा रहे होंगे। तो इन सब से निपटा कैसे जाए, वो हमारे लिए आज भी चुनौती बना हुआ है, ठीक है। और हमने तमाम जो है योजनाएं चलाई, तमाम हमने प्रयास किए, लेकिन वर्तमान में वो प्रयास कहीं ना कहीं हमारे लिए अधूरे साबित हो रहे हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हम वो उन प्रयासों का यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से हमें इस देश की प्रगति आगे बढ़ानी, किस तरह से हमारे जो सभ्यता संस्कृति के केंद्र गांव हैं उनको आगे ले जाना है, ठीक है। देखिए वर्तमान में आप जान रहे होंगे, अभी आपके यहाँ कोरोना पैंडेमिक चल रही है, तो आपको सभी को गांव की जो ग्रामीण परिवेश की महत्ता वो समझ में आ रही होगी। यानी कि मोस्टली आप देख पा रहे हैं शहर जो है पूरी तरह से लॉकडाउन में है, ठीक है, शहरों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। यानी कि लोग कोरोना जो पैंडेमिक है, कोरोना जो त्रासदी है, इसमें सबका रुख गांव की तरफ है। यानी आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब लॉकडाउन हुआ था तो कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेने के लिए, गैजेट लेने के लिए, सोना चांदी लेने के लिए नहीं भागा था। सब क्या लेने के लिए भागे थे? अन्न लेने के लिए भागे थे, भोजन लेने के लिए भागे थे, ठीक है। तो कोई भी आप काम कर लें, कोई भी कार्य कर लें, लेकिन आपको जो उस कार्य के लिए एनर्जी चाहिए वो आपको भोजन से मिलेगी। वो भोजन कहाँ से आएगा? खेती से आएगा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में जो हालात हैं, यानी किसान जो खेती करना नहीं चाह रहे हैं, जो वर्तमान जनसंख्या है खेती से विमुख हो रही है, उन सबको कैसे निपटा जाए, ठीक है। यानी कि खेती वाकई में, अगर मान लीजिए आपकी तरह आपकी तरह सबकी सोच हो जाए कि खेती कुछ नहीं, खेती तो गंवारों का है, या फिर अनपढ़ लोग खेती करते हैं, या फिर जो कम पढ़े लिखे होते हैं, इनका कम संसाधन है, वो खेती करते हैं, अगर आप सबकी सोच अगर ये बन जाएगी तो यकीन मानिए खेती उभर कर सामने नहीं आ पाएगी, खेती की समस्याएं दूर नहीं हो पाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमें खेती को एक यानी कि पॉजिटिव वे में लेकर एक बड़े सेक्टर के रूप में देखना है, ठीक है। यानी जिसमें हम एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके एक भारी मुनाफा कमा सकते हैं और भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकते हैं। हमें इस रूप में देखना है, एक बोझ की तरह नहीं देखना है। देखिए आज की वर्तमान की अगर मैं बात करूं, देखिए एक बात और मैं बता दे रहा हूं आपको, जो ये वाले लेक्चर हैं लोग कहते हैं लेंदी इसलिए हो जा रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं यहाँ पर एक क्लास के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, जैसे क्लास में करता हूँ उसी अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसलिए लेंदी हो जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं टू द पॉइंट करूँ तो वो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, और आई होप 20 मिनट में खत्म हो जाएगा तो उससे आपको कुछ इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। आपको पॉइंट तो लिख लेंगे लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ ये लेक्चर छोटे छोटे हैं तो एक्सप्लेन कर दूँ इन्हें, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे एक्सप्लेन करने में। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं जो आप वर्तमान में फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ग्रामीण विकास होता क्या है, यानी कि मूल अर्थों में ग्रामीण विकास क्या है, ठीक है। देखिए ग्रामीण विकास का शब्द जो है एक व्यापक शब्द है, यानी ग्रामीण विकास का मतलब केवल खेती में ही जो है खेती का ही विकास नहीं करना, खेती में ही हमें अर्थव्यवस्था को जो है सुदृढ़ नहीं करना है, बल्कि ग्रामीण में मतलब होता है चहुआयामी यानी बहुआयामी विकास। वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ पर रहने वाला जो समाज है, वहाँ पर रहने वाली जो उनकी सभ्यताएं संस्कृति है, उन सभी को लेकर चलना है। वास्तव में वही ग्रामीण विकास है। कि ग्रामीण विकास का अर्थ हम केवल कृषि कार्यों तक न रखें, यानी कि हमारी संकीर्ण सोच जो है ग्रामीण विकास को केवल कृषि कार्यों तक ले जाते हैं, लेकिन कृषि कार्यों से नहीं है, सर्वांगीण विकास करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर यही है कि यह मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास में पिछड़ गए हैं, ठीक है। यानी कि ग्रामीण विकास के कौन कौन से घटक होते हैं? वहाँ पर रहने वाले नागरिक यानी किसान, ठीक है, वहाँ पर रहने वाला जो है वहाँ पर रहने वाले नागरिक, वहाँ पर जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या के अलावा वहाँ की जो भूमि है, ठीक है, भूमि की उत्पादकता कैसी है, ठीक है, इसके अलावा वहाँ का कल्चर कैसा है, संस्कृति कैसी है वहाँ की, ठीक है, किस तरह से के लोग रह रहे हैं। मान लीजिए ट्राइबल एरिया के लोग मोस्टली क्या करते हैं? जूम खेती पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, जूम खेती करते हैं, यानी चलायमान जो खेती से बोलते हैं, स्लैश एंड बर्न खेती बोलते हैं, वो करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं ग्रामीण विकास के अर्थ में, ठीक है। यानी वर्तमान में किस तरह के, क्या शिक्षित हैं वहाँ के लोग या नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और यही चीज़ें जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं महत्वपूर्ण कारक भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोट कर लेना, यहाँ पर पहला पॉइंट ये यहाँ से लेकर यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने ग्रामीण विकास के लिए हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसने कुछ पहले भी की हैं। जैसे सबसे बड़ी पहल की है इसने साक्षरता, ठीक है, साक्षरता पे बल दिया है। साक्षरता होने से क्या होता है
कि यानी कि कोई नारी है यानी स्त्री है, विशेषकर नारी साक्षरता के बारे में बल दिया है, शिक्षा और कौशल विकास पे बल दिया है। यानी कोई व्यक्ति शिक्षित होगा तो जान पाएगा कि भाई खेती के लिए अच्छा मौसम कौन सा है, हमें किस समय बीज बोना चाहिए, किस समय में खाद लगानी चाहिए, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, ठीक है, वो जान पाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सबसे बड़ा कारक है। मैंने कल भी बताया था, कल के चैप्टर में भी आपको डिस्कस किया था कि कोई व्यक्ति यानी कि कहते नहीं है कि अगर स्वस्थ नहीं होगा तो तब तक वो पूरी तन्मयता के साथ पूरी लगन के साथ वर्क भी नहीं कर पाएगा। यानी कहीं ना कहीं उनकी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, उसमें कमी आएगी अगर स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं होगा। तो एक पर्सन के लिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, ठीक है। भूमि सुधार, हकीकत बात है, ग्रामीण परिवेश में मोस्टली आपने देखा होगा कि जो जनसंख्या का दबाव है ग्रामीण परिवेश में खेती पर ही है। तो ऐसे में वहाँ की जो भूमि है, भूमि की प्रक्रिया है, वो उन्नत नहीं होगी तो वहाँ पैदावार अगर नहीं होगी तो यकीन मानिए जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वो सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। तो भूमि सुधार भी जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादक संसाधनों का विकास, यानी कि वहाँ हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ अपने अपने उत्पादक संसाधन होते हैं, नहरें, नदियाँ, जो कुछ हैं जिनसे खेती की जो संलग्न होती है, ठीक है। यानी पर्टिकुलर हर क्षेत्र के कुछ ना कुछ संसाधन जरूर होते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अगर जो आपके उत्तर के गंगा के मैदान है तो वहाँ पर मोस्टली जो खेती वगैरह है वो जो है नहरों और नदियों पर डिपेंड है, ठीक है। तो और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर नहरों नदियों पर डिपेंड नहीं है, जहाँ पर सिंचाई पर डिपेंड है। जैसे आपके पंजाब एक एग्जांपल हुआ, ठीक है, यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह, हरियाणा वगैरह में ट्यूबवेल वगैरह पर डिपेंड है, ठीक है, भौमजल पर डिपेंड है। तो हर चीज़ का यानी कि अपने अपने संसाधन, उत्पादकता के संसाधनों में आ जाते हैं ये, ठीक है, जिनसे उत्पादकता हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वही बात कही, आधुनिक संरचना का विकास करना है। जैसे आधुनिक संरचना में ये होता है भाई हम जो खेती वगैरह कर रहे हैं उससे हमें उत्पाद जो मिल रहे हैं, उन उत्पादों के लिए वहाँ पे बाजार है या नहीं है, ठीक है, विपणन परिवहन सुविधाएं हैं या नहीं है उन बाजार तक पहुँचने के लिए, ठीक है। इसके अलावा समाज का जो कमज़ोर तबका है जो हमारे ग्रामीण परिवेश में रह रहा है उसके लिए हम क्या सुधार कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या अवसर या क्या उत्पादक के तौर पर हम रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। तो वो सब चीज़ें कही गई हैं और उन पर ये बात मैंने नहीं कही है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कही है कि हम इन सब पर वर्क कर रहे हैं और इनसे हमें कुछ ना कुछ हमें इनमें परिवर्तन देखने को भी मिला है। साक्षरता दर में भी सुधार आया है, यानी ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया करवाई जा रही हैं, वहीं ग्रामीण स्तर पर भूमि सुधार जैसे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करवाई जा रही हैं। आप वर्तमान में देख पा रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में पहले जो स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, साक्षरता दर भी कम थी, लेकिन अब वर्तमान में वो सब चीज़ें बढ़ रही हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्तमान में सरकारें जो हैं वो ग्रामीण विकास में अपना रुचि या इंटरेस्ट दिखा रही हैं, इनकी उपेक्षा नहीं कर रही हैं। वो समझ रही हैं कि वाकई में ग्रामीण एक अर्थव्यवस्था ही हमें एक दिन हमें विश्व पटल पर ले जा सकती है। यानी हमारी ग्रामीण जो परिवेश है वही हमें विश्व पटल तक ले जा सकता है, ठीक है। यानी कितना भी हम आधुनिक हो जाएं, अब जैसे कोरोना जैसी त्रासदी में आप जानते होंगे ये सभी का ध्यान पर किस पर गया, किसानों पर गया कि भाई हमारे पास इतना खाद्यान्न है कि 2 साल तक अगर मान लीजिए कोरोना त्रासदी बनी रही तो हम 2 साल तक पूरे भारतीय जनता का पेट भर सकते हैं। इन सबका ध्यान किसकी तरफ गया, किसानों की तरफ गया, पैसे पर नहीं गया, किसानों की तरफ गया। कि सबको मालूम था कि किसान वाकई में, भारत का किसान इतना मेहनती है कि वाकई में वो खिला देगा बैठा के, इतना उसमें है क्षमता, ठीक है। तो ये बात हमने नहीं की, प्रधानमंत्री जी ने हमारे कही कि हम कोरोना त्रासदी से निपटने के लिए हमारे पास इतना अन्न है, अनाज है कि हमने उससे निपट सकते हैं। तो यकीन मानिए कि हम कितने भी प्रगति कर लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन हम अपने मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, यानी कि अपनी भोजन की क्षुधा शांत करने के लिए हमें खेती की ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। तो खेती को सुधारना कैसे है वो हमारे लिए एक अभी भी चैलेंज बना हुआ है, उस दिशा में हम कार्य भी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों में संलग्न हैं उन्हें उत्पादकता बढ़ाने में विशेष सहायता देनी होगी। ये हकीकत बात है। ग्रामीण विकास के तहत हमें ऐसे लोग जो कृषि कार्यों में संलग्न हैं या कृषि कार्यों से नहीं जुड़े हुए, गैर कृषि कार्यों में संलग्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो उन्हें कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें शिक्षित करना पड़ेगा। तमाम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे जिसके जरिए वो अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें, ठीक है, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, अपनी आय के स्रोत भी बढ़ा सकें। तो ऐसे कार्यक्रम हमें चलाने पड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला एक आंकड़ा दिया गया है कि सन 2007 से लेकर सन 2012 के दौरान हमारे कृषि उत्पादन में 3.2% की दर से बढ़ा है। यानी कि हमारा कृषि उत्पादन जो आपने कल पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि हमारा जो कृषि उत्पादन था जो 1990 की तुलना में, अगर हमने कंपेयर करके आप कल अगर जो चार्ट कल वाला आपको याद हो दिमाग में, तो आप वो पाएंगे कि हमारे यहाँ कृषि उत्पादन बढ़ा है, ठीक है, कम नहीं हुआ है, बढ़ा है। लेकिन हाँ मानते हैं कुछ ऋणात्मक में रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कृषि उत्पादन बढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में साख होता क्या है, साख के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए पहले इसका अर्थ जो थोड़ा हम जो है एक कॉमन अर्थ में यहाँ पे जान लेते हैं। साख का मतलब प्रतिष्ठा, ट्रस्ट, ठीक है, रेपुटेशन। तो इस अर्थ में हम जान सकते हैं। यानी कि साख का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर संबंधित व्यक्ति की इज्जत है या नहीं है, उसके पास कुछ प्रतिष्ठा है या नहीं, रेपुटेशन है या नहीं है। अगर थोड़ा बैंकिंग के अर्थ में जाएँ, अगर साख को हम थोड़ा बैंकिंग के अर्थ में देखें तो बैंकिंग में साख का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि आप एक लोन के लिए गए बैंक में,
ठीक है, आप एक लोन के लिए बैंक में गए, तो लोन के लेने के लिए जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले ये कहेंगे भाई आप साख के लिए कुछ गिरवी रखिए, कुछ तो यहाँ पर हमें दिखाइए जिसकी जो है जिसके ऊपर हम आपको लोन दें। हमें ये भी तो पता होना चाहिए भाई आप कौन व्यक्ति हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कुछ है भी आपके पास या नहीं है, आप बैंक का लोन ऋण चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, तो आप कुछ तो हमें दीजिए। ठीक है, तो वो गुडविल के तौर पर कुछ उनकी जो परिसंपत्तियां वगैरह, उनके कागजात वगैरह जो होते हैं वो वहाँ पर देखती है बैंक, चेक करती है कि हाँ भाई फलाने व्यक्ति पर 5 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा ज़मीन के हिसाब से यहाँ पर ये हमसे 1 लाख रुपए का ऋण ले रहा है, तो यानी कि 1-2 साल में हमें चुका देगा। ठीक है, ये कॉमन हमने अनुमान लगा लिया, तो ये उसकी साख हुई। ठीक है, यानी ये जो परिसंपत्तियां उसके साथ जुड़ी हुई हैं ये इसकी साख हुई। ठीक है, मान लीजिए उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ना पे कोई वैल्यूअर वगैरह भी नहीं है जो उसे गारंटी ले ले, यानी गारंटर भी नहीं है कि भाई फलाना व्यक्ति जो है लोन चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा, तो ऐसे में बैंक वगैरह जो है लोन नहीं देंगे। ठीक है, ये साख होती है। तो यही चीज़ें यहाँ पर निर्भर करती हैं, यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि कृषि अर्थव्यवस्था में भी एक साख का एक अपना रोल होता है। ठीक है, यानी हर व्यक्ति की अपनी एक गुडविल बनी होती है। ठीक है, यानी खेती में हमें यहाँ पर लिखा भी गया है कि खेती में बीजारोपण से फसल पकने के बाद आमदनी होने तक की अवधि बहुत लंबी होती है, और इस वजह से हमें किसानों को बीज, उर्वरक, औजार आदि लेने में के लिए ऋण लेने पड़ते हैं। यानी बात वहीं साफ साफ निकल के आ गई, बैंकिंग ऋण पर आ गई। यानी बैंक में जैसे हम कहते नहीं है कि बैंक में अगर लोन लेने जाएंगे, पैसा लेने जाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ वहाँ पर अपना रखना पड़ता है, यानी बताना पड़ता है कि भाई हमारे पास ये है, तो वो साख के तौर पर रखा जाता है। ठीक है, यानी बैंक आपकी साख देखकर आपको पैसा मुहैया करवाती है। ठीक है, यानी अब जैसे अचानक से मैं चला जाऊँ बैंक, कहूँ कि मुझे इतना 5 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक ये तो पूछेगा किस लिए चाहिए, किस बेस पर हम आपको दें, कुछ तो होना चाहिए आपके पास। तो आपके पास जो आपकी परिसंपत्तियां जुड़ी हुई हैं आपके साथ में, वो आपकी साख है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि आप सभी को साख के तौर पर यहाँ पे बताया गया है कि हमें खेती करने के लिए कृषि में बीज से लेकर, जब बीजारोपण से लेकर यानी बीज बोने से लेकर फसल पकने तक, ठीक है, एक लंबी अवधि होती है। इसमें हमें बीज के लिए, उर्वरक के लिए, औजारों के लिए ऋण लेना पड़ता है। अब चूंकि यही ऋण नहीं, तमाम बहुत सारे हमारे क्रियाकलाप होती हैं, पारिवारिक खर्च वगैरह होती हैं उस दौरान, कुछ अनुष्ठान वगैरह भी हमारे होते हैं, यानी कि आपने त्यौहार वगैरह भी आया, तो उन सब में भी हमें ऋण की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में क्या करते हैं आपके छोटे और सीमांत किसान, क्या करते हैं ऐसे में? छोटे और सीमांत किसान यहाँ पर ये करते हैं यहाँ पर कि वो लोग बैंकों वगैरह तक तो नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि बैंक वगैरह की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है। वो अपने आसपास के महाजन या व्यापारी हैं या सूदखोर या व्यापारी हैं, उनसे ऋण ले लेते हैं, और उनसे ऋण लेते हैं क्योंकि वो उन्हें पर्सनली जानते हैं, तो इसलिए वो बिना किसी उसके ऋण इन्हें तत्काल दे देते हैं, मुहैया करवाते हैं, लेकिन इनसे उच्च ब्याज दरें वसूलते हैं। उच्च ब्याज दरों को वसूलने की वजह से क्या होता है कि भाई इन पर असर क्या पड़ता है, ग्रामीण किसानों पर इन पर असर ये पड़ता है कि भाई वो ऋण के कुचक्र में, यानी हेरा फेरी ये करते हैं, तो ऋण के कुचक्र में जो हमारे ग्रामीण किसान हैं वो घिरते चले जाते हैं और उभर के नहीं आ पाते हैं। तो ऐसे उनकी ज़मीनें वगैरह जो हैं उनके चंगुल में चली जाती हैं। ठीक है, वहीं हमारी सरकार ने इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ठीक है, यानी ग्रामीण किसानों की सहायता करने के लिए कुछ जो कदम भी उठाए। कुछ कदमों के तौर पर यहाँ पर ये किया गया कि 1969 में जो सामाजिक बैंकिंग आरंभ की। ठीक है, सामाजिक बैंकिंग का उद्देश्य यही था कि जो इस तरह के ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं, इनको बिना किसी साक्ष्य, यानी कि बिना किसी उसके, केवल जमीनी के उस पर बेस पर इन्हें जो है धन वगैरह मुहैया करवाया जाए, इनकी क्रेडिट वगैरह बनाई जाए। आपने देखा होगा किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, केसीसी वगैरह बनाई जाती है, लिमिट बनाई जाती है केसीसी की कि भाई आपकी ज़मीन 5 बीघा है तो सालाना लिमिट आपकी 50,000 रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसे जमा कर सकते हैं कम ब्याज दरों पर। तो ऐसी लिमिटें आप देखते होंगे। तो ये सब करने का रीज़न यही रहा क्योंकि किसान को रुपए की जरूरत पड़ती है तत्काल। अब बैंकिंग की प्रोसेस है लंबी, यानी बैंकिंग में मान लीजिए 15 दिन भी लग गए। ये 15 दिन में आपकी कागजों की वेरिफिकेशन से लेकर जो है जस्टिफाई करने से लेकर 15 दिन लग गए। क्या किसान 15 दिन के लिए बीजारोपण का वेट कर सकता है? क्या 15 दिन बाद के लिए, यानी पानी की जरूरत है उसे दूसरे दिन है खेत में पानी लगाने के लिए, अब वो 15 दिन का या 16 दिन का वेट थोड़ी ना कर पाएगा, तब तक उसकी फसल सूख जाएगी। ठीक है, इसलिए वो बेचारा मजबूरी में जो है, जो सूदखोर है महाजन इनके पास जाता है, और सूदखोर महाजन जो होते हैं अनाप शनाप उन पर जो है ब्याज की दरें लगाते हैं। ऐसे करके उन पर एक भारी भरकम जो है ब्याज लगा देते हैं, जिसका जो ऋण जो है चुका ही नहीं पाते हैं, एंड में उनकी ज़मीनें चली जाती हैं। तो सरकार ने इन सब कुचक्रों से उभारने के लिए सामाजिक बैंकिंग प्रणाली जो है स्थापित की। उद्देश्य यही था कि हमारे ग्रामीण भारत के किसान जो हैं उनको कुछ इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, यानी कि जो सूदखोर हैं या ब्याज जो हैं, ठीक है, महाजन वगैरह, उनसे ऋण ना लेना पड़े। यानी कि जो ग्रामीण शाख है अपनी अर्थव्यवस्था की जो पूर्ति के लिए ये लोग जो सरकारी बैंक के हैं, ठीक है, इनका सहारा लें, इनसे ऋण वगैरह निकालें। आगे चलकर हमारे यहाँ नाबार्ड की स्थापना की गई, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई इसी दिशा में। ठीक है, ताकि जो लोग वगैरह हैं उनकी जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति आपकी बैंक वगैरह करें, ना कि सूदखोर और महाजन करें। ठीक है, तो यहाँ पर साख का अर्थ आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर साख को डिफाइन नहीं किया है यहाँ पर।
यहाँ पर साख को डिफाइन नहीं किया है, मैं आपको फिर से बता दूं, ठीक है। यानी कि साख और विपणन यहाँ डिफाइन नहीं किया है साख को, यहाँ पे बताया गया है साख की जरूरत क्या है। साख का एग्जाम्पल मैंने आपको लेके बता दिया, साख का मतलब होता क्या है, डिफाइन नहीं किया गया। अगर आप सोच रहे हो यहाँ पे डिफाइन किया गया साख, साख डिफाइन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे वो कहानी लेकर बताया गया है साख का अर्थ ये होता है, और यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया कि ये चीज़ इस एनसीईआरटी बुक में कभी कभी मुझे लगती है गलत लगती है, ये बहुत सारी एनसीईआरटी किताबों में ये कर दिया गया है, उन्होंने चीज़ें तो रखी हैं लेकिन उनका पूरा मतलब नहीं रखा है। यानी अगर कोई नया अभ्यर्थी उन्हें पढ़ता है तो समझ ही नहीं पाएगा होता क्या है, क्या मतलब है क्या नहीं। अब यहाँ पर इन्होंने लाइनें बाद में शुरुआत में समझाया, बाद में ये लाइनें ऐड कर दी और आगे चलकर इन्होंने कह दी बैंकों की स्थापना कर दी, लेकिन साख को कहीं नहीं बताया। अब साख जो अभ्यर्थी जानता है वो तो समझ गया साख का मतलब ये होता है, बैंकिंग क्षेत्र में ये मतलब है। यानी अगर ये चाहते तो एक लाइन में ये भी बता सकते थे साख का अर्थ ये होता है, तो अभ्यर्थी के माइंड में एक उसका एक फ्रेम यानी बन जाता है, ठीक है, यानी कि ओवरव्यू बन जाता है कि हाँ भाई साख ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही लिखा है कि हाल ही में औपचारिक साख व्यवस्था में रह गई कमियों को दूर करते हुए स्वयं सहायता समूह, ठीक है, एसएचजी का भी ग्रामीण साख व्यवस्था में प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है। यानी स्वयं सहायता समूह वगैरह बनाए गए हैं इसी वजह से, ताकि उन्हें तत्काल ऋण वगैरह की जरूरतें जो हैं वो उनकी पूरी हो सकें, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने शब्दों में, ठीक है, साख का अर्थ क्या है वो आप यहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। ये साख का अर्थ क्या है, यानी कि व्यक्ति के पास जो भी परिसंपत्ति उपलब्ध है या फिर व्यक्ति की जो भी गुडविल वगैरह है उसे यहाँ पर हम साख कहते हैं, ठीक है। ट्रस्ट कह सकते हैं या फिर गुडविल कह सकते हैं, जो भी आप इसे मतलब उचित समझें अपने लिए वर्ड, ठीक है। तो वो आपका जो वर्ड है वो साख में आ जाएगा, ठीक है। इस साख को आप ऐसे कह सकते हैं, ट्रस्ट कह सकते हैं, क्रेडिट कह सकते हैं, गुडविल कह सकते हैं, रेपुटेशन कह सकते हैं, ये साख है, ठीक है। और किसी किसान के फेवर में अगर साख देखें तो उसकी जमीन जायदाद जो है वो एक साख हो जाती है, ठीक है। और जब वो लोन लेने जाएगा किसी बैंक वगैरह से तो वो साख के तौर पर बैंक यानी पूछेगी भाई आपकी साख है क्या, साख है आपकी, ठीक है। यानी हम आपका ट्रस्ट कैसे करें, ठीक है। तो वो जो उसके बाद परिसंपत्तियां वो साख में काउंट होंगी, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। और अपने आसान शब्दों में इसे ही आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। और आप बीच की कहानी आराम से जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, या बैंकिंग प्रणाली के बावजूद भी हमारे यहाँ बैंकिंग प्रणाली के नियमन वगैरह कठिन होने की वजह से हम क्या करते हैं, महाजन और व्यापारी से तत्काल में ऋण ले लेते हैं, और ये एक अच्छा खासा उन पर जो है यानी छोटे सीमांत किसानों पर ऊंची ब्याज दरें लगाकर या फिर हेरा फेरी करके उनसे जो है उनकी ज़मीनें वगैरह जब्त कर लेते हैं, इससे हमारे किसान जो है दबे रहते हैं। तो सरकार ने इसमें बदलाव किया है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पर नोट कर लेना। देखिए ये चीज़ें जो है अपनी भाषा में आप नोट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी भाषा लिख पाऊंगा, मुझे तो मालूम है, मैं तो यहाँ पे शॉर्ट में आगे बता दिया, लेकिन आप अपनी भाषा में कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। हिंट के लिए ये मत समझिए कि मयंक सर ने नोट्स बनवा दिए उसमें हमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है, अपनी हिंट के लिए भी कर लिया कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ऐड कर ली होंगी। अब देखिए यहाँ पर मैं सेकंड पॉइंट यहाँ से लिखवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से सेकंड पॉइंट कि भारत ने 1969 में सामाजिक बैंकिंग आरंभ कर, ठीक है, इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया, ठीक है। और इसी में सब पॉइंट ग्रामीण साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहु संस्था व्यवस्था का, ठीक है, सहारा लिया गया और आगे चलकर 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना की गई, ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना इसीलिए की गई कि ग्रामीण परिवेश में जो समस्याएं हैं लोगों से जुड़ी हुई वो पर्टिकुलर एक बैंक देखे। क्योंकि आपने देखा होगा कि बैंकिंग प्रणाली में बहुत सारी वित्तीय क्रियाएं होती हैं, केवल किसान ही यहाँ से संबद्ध नहीं होते हैं, बहुत सारे व्यवसायी, बहुत सारे उपक्रमों के लोग भी वहाँ पर जाते हैं। तो ऐसे में सरकार के सामने चुनौती ये थी कि भाई जब वहाँ पर जब बहुत सारे उपक्रमों के लोग वर्क कर जाएंगे, वहाँ उन लेन देन करेंगे, तो बैंकिंग तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं जाँच परख उनकी एक लंबे समय तक करता है। अब चूंकि कोई बैंक पर्टिकुलर रूप से खेती के लिए बना दी जाए, किसानों के लिए बना दी जाए, तो यकीन मानिए वो तो उसे पता ही होगा भाई खेती के लिए किसके पास कितनी जमीन है, क्या क्या है, क्योंकि वो उसी चीज पर वर्क कर रही है, ठीक है। इसलिए नाबार्ड की स्थापना की गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर नाबार्ड की स्थापना होगी, ठीक है। देखिए यहां पर इसके अलावा आज अगर बहु आयामिक बहु एजेंसी संस्थान के रूप में यहाँ पर व्यावसायिक बैंक भी आ गए हैं, क्षेत्रीय बैंक, ठीक है, आरआरबी, सहकारी, ठीक है, और भूमि विकास बैंक, ये सब सम्मिलित हैं। ये सब करते क्या है, इनका रोल वही है कि किसानों को समय पर यानी कि जब उन्हें जरूरत हो बीजारोपण से लेकर खाद लगाने के लिए, पानी लगाने के लिए, तब उन्हें सस्ती दरों पर जो है धन मुहैया करवाएं, ताकि किसान जो अपनी तत्कालिक जरूरतें पूरी कर सके, ठीक है। और किसी भी जो है कुचक्र में ना फंसे, किसी भी धन के यानी किसी भी महाजन के या जो है या बड़े व्यापारी के कुचक्र के जाल में या फिर ऋण के जाल में ना फंसे, ठीक है। यहाँ पर उसका अर्थ ये है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है, इसके लिए यहाँ पर कुछ स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, ठीक है। यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, निर्धन महिलाओं का बैंक बनाया गया है, वो इसीलिए दिया गया है स्वयं सहायता समूहों का, ठीक है। इसे नोट में लिख लेना कि केरल में प्रांत में, ठीक है, एक निर्धनता निवारक समुदाय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका नाम है कुटुम्बश्री है, ठीक है। ये लिख लेना, केरल प्रांत में महिलाओं के लिए
एक निर्धनता निवारक सामुदायिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका नाम कुटुम्बश्री है। 1995 में ये सरकारी बचत और साख सोसाइटी के रूप में गरीब महिलाओं के लिए इस बचत बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, यानी निर्धन महिलाओं को के लिए स्थापना की गई थी, क्योंकि निर्धन महिलाएं किसी और के साथ इसके आगे हाथ ना फैलाएं, इसके लिए उन्होंने उनका एक ग्रुप बनाकर इस बैंक की स्थापना कर दी कुटुम्बश्री के नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बातें लिखी गई हैं, क्योंकि हमने इतनी सारी योजनाएं बनाई, इतने सारे बैंक वगैरह स्थापित किए, बैंकिंग तंत्र को ग्रामीण किसानों के लिए लचीला बनाया। ठीक है, उनके लिए रूल्स रेगुलेशन में थोड़ा हमने जो है यहाँ पर उन्हें ढील दी, लेकिन फिर भी बहुत सारे किसान आज भी ऐसे हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। यानी सरकार की सरकारी योजनाएं जो यहाँ पर दी जा रही हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, यानी आज भी यहाँ पर लिखा गया है कि बहुसंख्यक ग्रामीण परिवारों का एक बड़ा अनुपात इससे अपने आप वंचित रह गए। ठीक है, इन ऋणाधार की आवश्यकताएं जो है इनसे अपने आप वंचित रह गए हैं, आज भी वंचित हैं। ठीक है, यानी आज भी वो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, आज यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वही बातें लिखी गई हैं अगले पॉइंट में। अगली पॉइंट में यहाँ बात कही गई है, सेकंड पॉइंट नोट कर लिया होगा आपने। थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पर मार्च 2003 के अंत तक लगभग 7 लाख साख प्रदान करने वाले स्वयं सहायता समूह देश के अनेक भागों में कार्य कर रहे थे। ठीक है, यानी मार्च के अंत तक हमारे इतने काम कर रहे थे, तो ये जो थे ये साख उपलब्धता करवाने वाले ये लोग जो थे अति लघु साख कार्यक्रम भी इन्हें कहा जाता है। साख उपलब्ध करवाने का मतलब क्या है, ऐसे किसान इन्होंने आइडेंटिफाइड करे, ऐसे किसान जिनके पास वाकई में ज़मीन वगैरह नहीं थी, ज़मीन थी भी तो बहुत ही थोड़ी थी, अल्प थी, और ऐसे में बैंक वगैरह इन्हें ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने इनकी जिम्मेदारी ली कि हाँ हम इनकी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है, तो आपने थर्ड पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात कही है ग्रामीण बैंकिंग एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। यहाँ पे बताया गया है कि भाई ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली हमने जो लेकर आए ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, तो उसका प्रभाव कैसा रहा है, सकारात्मक प्रभाव रहा है या नकारात्मक रहा, वो हम यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालें ना, ग्रामीण बैंकिंग एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर आप देख रहे होंगे क्लास 11th वाले, ये चैप्टर सारे के सारे चैप्टर में आपसे फिर से मैं कह रहा हूँ, ये आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस एग्जाम में आपको यही आलोचनात्मक मूल्यांकन ये कर करके बताना पड़ेगा कि हम कितने यहाँ पर सफल रहे हैं, कितने सफल नहीं रहे हैं, क्या क्या हमने उपाय उठाए, क्या क्या हमने उपक्रम किए। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि सन 2023 तक या 22 तक सरकार को किसानों की आय डबल करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अब कैसे आय डबल होगी, क्या क्या उपाय अपनाए जाएंगे। ठीक है, तो सरकार उस दिशा में प्रयासरत भी है, तमाम तरह के समूह, तमाम तरह की योजनाएं वगैरह चला रही है जिससे किसानों को लाभ मिल सके। ठीक है, तो वो यहाँ पर हम वही चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे कि सरकार ने क्या उपाय चलाए, क्या क्या उनसे अभी वर्तमान में उनका परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कही गई है कि बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण क्षेत्र के रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव रहा। ये बात हकीकत बात है कि ग्रामीण परिवेश में बैंकिंग प्रणाली आने से ये हुआ कि जो लोगों की निर्भरता थी ब्याज यानी कि महाजनों पर, सूदखोरों पर, उनसे कम हुई। अब वो लोग बैंक की ओर उन्मुख होने लगे हैं। उन्हें लगता है भाई हम जो महाजन या सूदखोर से ब्याज लेंगे, सूदखोर से रुपए लेंगे, उससे बेटर बैंक से ले लेते हैं। बैंक हमें कम से कम हमें सिक्योरिटी तो प्रदान कर रहा है, बैंक हमसे कोई अनाप शनाप दाम तो नहीं ले रहा है, अनाप शनाप कर्ज ऋण तो नहीं ले रहा है हमसे, यानी कि हमसे हेरफेर तो नहीं कर रहा है। यानी कि सूदखोर के पास तो ये होता था, वहाँ पे हम लेने गए 5,000 रुपये, ठीक है, उसने 5,000 रुपये ऐसे करके लेके कुछ दिन बाद उसने 5 के आगे एक डंडा और लगा दिया, हो गए 15,000 रुपये। ठीक है, अब चूंकि नीचे भाई उसका अंगूठा लगाया है किसान का या साइन हो रहे हैं, किसान मना ही नहीं कर पाता, क्योंकि सूदखोर वगैरह दबंग टाइप के प्रवृत्ति के इंसान है, वो कहते नहीं आप 15,000 लिए और 15,000 रुपये चुकाओ, 5 के 15 हो गए। तो ऐसी समस्याएं तो बैंकों के साथ नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो किसान भी अब धीरे धीरे करके बैंकिंग की ओर उन्मुख हो रहे हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पर कही गई है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में यही होता था कि 5,000 रुपये उसने एक आगे डंडा लगा दिया या पीछे एक जीरो बढ़ा दिया, हो गए 5 के 50 बन गए। ठीक है, तो ये समस्याएं कि इन सब से निपटने के लिए हमारे यहाँ तंत्र जो स्थापित किया वो कितना सफल रहा है। अब वही बात यहाँ पे कही गई है कि हरित क्रांति के बाद जो किसान वगैरह हैं, ठीक है, किसानों को साख सेवाएं उपलब्ध सुविधाएं देने की, उनकी उत्पादन आवश्यकताओं की पूर्ति अनेक प्रकार कर देने की उन्होंने सहायता दी है। यानी बैंकों ने जो हमारे यहाँ जो हरित क्रांति आई, हरित क्रांति में चूंकि वहाँ पर आपको पता हुआ हरित क्रांति में पैसे की जरूरत थी, हमें खाद बीज की जरूरत थी। ठीक है, इसके अलावा यानी कि भूमि की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत थी, तो ऐसे के लिए हमें पैसे की जरूरत थी। तो उस टाइम पे इन बैंकों ने एक महती भूमिका निभाई, एक अच्छी खासी भूमिका निभाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है, हाँ ये सब भूमिका निभाने के बावजूद भी, यानी कि ऐसा नहीं है ये भूमिका नहीं निभाई थी, ठीक है, इन सब के बावजूद भी हमारी अभी वर्तमान बैंकिंग प्रणाली बहुत ज़्यादा व्यवस्था उचित नहीं बन पाई है। ठीक है, यानी अभी भी बैंकिंग प्रणाली हमारी सुदृढ़ नहीं बन पाई है, अभी भी हमारी बैंकिंग प्रणाली से बहुत सारे हमारे किसान भाई वंचित हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यही है, यानी बैंकिंग सुविधाएं सरकार जो मुहैया करवा रही है तो उनसे अभी भी हमारे किसान भाई बहुत सारे वंचित हैं। ठीक है, उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, वही बात यहाँ पर दोहराई गई है। ठीक है, अब
क्या क्या समस्याएं हैं? पहली बात समस्या ये है, आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो अधिकारी तंत्र है, चाहे वो सिविल सेवा के हों चाहे बैंकिंग के हों, हर जगह के हों, वो भ्रष्ट हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। यानी लगभग 70 से 80% अगर मान लें तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल जाएगा, हर जगह भ्रष्टाचार है। ठीक है, तो ऐसे भ्रष्ट तंत्र में क्या करते हैं वो लोग? ऐसे भ्रष्ट तंत्र में उनकी एक समस्या आप बैंकों में देख रहे होंगे, अगर मैं जनरली जानता हूँ, आप लोग भी अगर बैंकों वगैरह से अवगत हों प्रणाली से, आप देखते होंगे कि भाई जो लोन वगैरह निकाले जाते हैं उन पर कमीशन फिक्स होता है। ठीक है, यानी ये मैं एक बैंक ही नहीं कह रहा हूँ, हर बैंक की यही दशा है। यानी कि आप जनरली कोई जो व्यापारी हों, ये हों जो आपके नियर बाई हों, जो जान पहचान के, वो बता देंगे आपको, बड़े निसंकोच रूप से बता देंगे, हाँ भाई कि भाई जो बैंक मैनेजर का फिक्स होता है, जो वहाँ पर गारंटर होता है उसका फिक्स होता है कि भाई हमें इसका 1% आप हमें दे देना। ठीक है, हम आपका 1 लाख का लोन पास करवा देंगे, 1 लाख का में हमें 1% हमें दे देना या 10% हमें दे देना यहाँ पर तत्काल में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है ना भ्रष्टाचार के चलते हैं ये। ठीक है, यानी कि सरकार तो उन्हें कह रही है भाई आप दो उन्हें उस योजना का लाभ दो, लेकिन वही बात है कि इतना हमारा तंत्र जो भ्रष्ट हो चुका है, वो हर जगह कहीं ना कहीं अपनी सेंध लगा लेता है, उस तंत्र में कहीं ना कहीं हमारे अधिकारी सेंध लगा लेते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ कही गई हैं कि ना तो सही ऋण चाहने वालों को ऋण दे पाती हैं, और ना ही इसका कोई प्रभावपूर्ण ऋण वसूल व्यवस्था बन पाई है। कि तमाम किसान क्या होते हैं, ऋण ना चुका पाने की स्थिति में क्या होते हैं, आत्महत्या वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, या फिर बहुत से अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। तो ऐसे में ऋण वसूली भी नहीं हो पाती है। ठीक है, पहली बात तो बैंक जो है सही आदमी को ऋण दे नहीं पाती है, और दूसरी बात ऋण दे भी देती है तो वसूली नहीं कर पाती है, क्योंकि सब कुछ मिली भगत से होता है यहाँ पर। यानी कि बैंक के मैनेजर से लेकर सब कुछ मिले हुए होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि भाई ऋण किसे देना है किसे नहीं देना है। मैंने तो ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, एग्जाम्पल देखे हैं हकीकत में, कि जो वाकई में वास्तविकता में जो लोग गरीब नहीं है उन लोगों को ऋण दे देते हैं। यानी बैंक जो सुविधाएं सरकार दे रही है, उनका जो ऋण का जो हिस्सा है वो मतलब उन गरीबों को ना देकर उन व्यक्तियों को पकड़ा देते हैं जो सूदखोर और महाजन टाइप हैं। और फिर वो लोग क्या करते हैं, यानी कि मान लीजिए मैं बता रहा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने, कुछ लोगों को ऐसे लोगों को देखा है मैंने कि जिन्होंने बैंक से 1 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए का ऋण निकाला किसी व्यापारी ने। ठीक है, वो मान लीजिए निकाला 2.5% के ब्याज दर पर, यानी उसे 2.5% का ब्याज देना है बैंक को। ठीक है, अब 1 लाख रुपया ऋण को उसने जो है व्यापारी निकालने के बाद 5 या 6% पे किसानों को दे दिया। अब क्या हुआ भाई, इतने में 5 या 6% पे 3% वो भी तो बचा रहा है कौन, व्यापारी। यानी व्यापारियों ने इसका एक फ़ायदा उठाया। व्यापारी क्या करते हैं, बैंकों से मैनेजर से मिलजुल कर सस्ते दामों पर लोन निकलवा लेते हैं बिचौलियों के रूप में, और इस लोन को भी लोगों को लोन के रूप में देते हैं, और बाद में खुद तो मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, यानी कि सरकार जो 2.5% पे दे रही थी किसानों के लिए, वो 2.5% इन्होंने ले लिया व्यापारियों ने मिली भगत करके। अब ये जो रुपया है, इस रुपये को इन्होंने फिर ऊंची दामों पर किसानों वगैरह को पकड़ाया। ठीक है, यानी इससे भी ये पैसा कमा रहे हैं। तो कितनी गलत बात है ये। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे होंगे अपने आसपास होती हुई। ठीक है, तो वही सब बातें कहीं भी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिख लेना, अभी भी हमारी बैंकिंग प्रणाली उचित व्यवस्था नहीं बन पाई है। इसी में सेकंड में सब पॉइंट ये नोट कर लेना यहाँ से लेकर। ठीक है, यहाँ से लेकर ये सेकंड का सब पॉइंट हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसीलिए सुधारों के वास्ते बैंकिंग क्षेत्र के प्रसार व उन्नति में कमी हुई है। ये हकीकत बात है कि सुधार लाए गए तो उसमें बैंकिंग क्षेत्र प्रसार में उन्नति में कमी हुई है। ये हकीकत बात है कि कहीं ना कहीं हमारे बैंक भी जो है तंत्र जो है असफल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर हमें किसानों को मितव्ययी बनाएं, वही सब बातें कही गई हैं। कैसे हमें वित्तीय स्रोत जो उनके पास उपलब्ध है उनका उचित तरीके से उपयोग करें, वो सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, देखिए आपने बैंकिंग प्रणाली यहाँ पे जान ली कि बैंक कितने सफल रहे कितने सफल नहीं रहे, और मैंने उनकी खामियां बता दी किस तरह से बैंक जो असफल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सफल नहीं रहे हैं, लेकिन असफल भी रहे हैं। लाभ सबको नहीं मिला है, बैंकिंग तंत्र का लाभ सबको नहीं मिला है। ठीक है, क्योंकि कुछ लाभ इसलिए भी नहीं मिल पाए, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने देखा होगा कि तमाम हमारे यहाँ सरकारें ऐसी नहीं हैं कि भाई लोन माफ़ कर देंगे, तो लोन माफ़ के चक्कर में क्या होता है, बैंकों पर NPA बढ़ जाता है, बैंकों पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। ठीक है, ये लोन माफ़ करने के चक्कर में, यानी ये तो राजनीतिक फायदे के लिए लोन माफ़ किए जाते हैं। और लोन माफ़ वाले भी कौन होते हैं, जो एक्चुअल लोग हैं, उनके एक्चुअल लोग हैं वो तो उन्हें तो यानी एक्चुअल लोगों को तो मिलता ही नहीं है, वही दलाल जो महाजन सूदखोर उनके लोन माफ़ हो जाते हैं। तो ऐसे में आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किसानों को इससे कोई फायदा मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, यानी बिचौलिए जो हुए, जो यहाँ पर जो कहते नहीं चतुर टाइप इंसान होते हैं, वो फ़ायदा उठा ले जाते हैं, तो किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो वर्तमान में हमें इन सब चीज़ों पर विचार करना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कृषि विपणन व्यवस्था, यानी कि हमारे यहाँ जो कृषि का मार्केट है, ठीक है, यानी कि हम बाजार है, उस व्यवस्था को हम कैसे मतलब मैनेज करें। ठीक है, तो आप कृषि विपणन व्यवस्था की बात करें, उसके मार्केट की बात करें, यहाँ पर उसका जैसे कैसे हम यहाँ पर उसको मैनेज करते हैं। तो आप सभी को पता है कि
कृषि के जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, यानी कृषि विपणन प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिससे देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि किया जाता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप नोट कर लेना है। यानी कृषि विपणन प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि देश भर में जो कृषि उत्पाद वगैरह हैं इनकी पैकिंग, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, ठीक है, और वर्गीकरण वगैरह इनका किया जाता है। आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा नहीं है, अगर हम हिमाचल के सेबों की बात कर लें तो वहाँ लेबल लग जाता है, भाई ये सेब बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये 150 रुपये किलो में बिकेंगे, और ये निम्न क्वालिटी के 50 रुपये किलो में बिकेंगे। ये लेबलिंग हो गई उसकी, ठीक है, 50 रुपये किलो में बिकेंगे। तो ये सब कहाँ से कहाँ होता है, यानी फिर वहाँ से हिमाचल से सेब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं देश के निचले भागों में, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे यहाँ जो कृषि विपणन तंत्र है वो इसी तरह का तंत्र है, मार्केटिंग का पूरा तंत्र है कि कैसे करके हमें जो कृषि के उत्पाद हैं उनका वर्गीकरण करना है, उसको भिन्न करना है, प्रसंस्करण करना है, उसका भंडारण करना है, और कैसे करके हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना है। तो इन सब बातों को यहाँ कृषि विपणन में रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे बात कही गई है कि स्वतंत्रता से पहले यहाँ पर स्वतंत्रता से पहले क्या था कि जो किसान व्यापारी वगैरह थे वो किसानों की तौल में हेराफेरी करते थे, ठीक है। किसानों की तौल में हेराफेरी का मतलब क्या है कि किसान भाई अपना कोई उत्पाद बेचने गया व्यापारी के पास। अब मान लीजिए 1 कुंटल गेहूँ है, यानी 100 किलोग्राम गेहूँ है। अब 100 किलोग्राम गेहूँ में उसने व्यापारी के पास, किसी के पास क्या, उसने उस कांटे से 10 किलोग्राम उसके मार दिए गेहूँ, यानी 90 किलोग्राम उसने दिखाया, भाई 90 किलोग्राम ही गेहूँ आप लेके आए। तो ऐसे में किसान तो बेचारा लाचार है, किसान को तो भाई चाहिए, पैसे ही चाहिए, तो सोच लेता है यार 10 किलोग्राम गए तो गए, जाने दो, क्यों लड़ें इससे। तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ खूब हुई, ठीक है। और दूसरी बात ये थी, उस समय क्या था हमारे यहाँ आज़ादी से पहले स्थिति ये भी थी, क्योंकि हमें उस समय हमारे यहाँ तंत्र था, हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश के किसान थे वो इतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे। पत्राचार वगैरह, समाचार तंत्र पद्धति वगैरह, या फिर न्यूज़ वगैरह पद्धति इतनी ज़्यादा नहीं थी हमारे यहाँ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये जन संचार के साधन इतने ज़्यादा नहीं थे कि लोगों को जानकारी हो पाती कि भाई आज गल्ले का भाव क्या चल रहा है, आज अनाज का भाव मंडी में क्या चल रहा है, आज फलानी फसल का भाव क्या चल रहा है, नहीं मालूम पड़ पाता था। तो ऐसे में क्या होते थे, जो उनके व्यापारी वगैरह होते थे वो इस चीज़ का गलत फायदा उठाते थे। अब मान लीजिए मार्केट का भाव चल रहा है गेहूँ का वर्तमान का 20 रुपये किलोग्राम खरीद का चल रहा है, ठीक है। अब चूंकि ग्रामीण क्षेत्र के किसान को पता ही नहीं है कि भाई उसने जनसंचार के साधनों से जुड़ा हो तो पता भी होता उस समय। अब जनसंचार के साधन है नहीं। अब भाई उस टाइम पे वो अपना गेहूं लेके जाता है, 50 कुंटल गेहूं लेके जाता है किसके पास, यानी कि व्यापारी के पास। व्यापारी ने कह दिया भाई 10 रुपये कुंटल के हिसाब का भाव चल रहा है। अब चूंकि किसान को तो अवेयरनेस ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, अब वो 10 के हिसाब से बेच के चला आया। तो ऐसे में यहाँ पर व्यापारी को सीधा सीधा 10 का लाभ और हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ परिवेश में प्रचलित चलती रही हैं, यानी ऐसा नहीं है ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं, हमारे यहाँ देखने को मिलती रही हैं। लेकिन अब चूंकि वर्तमान में क्या है, पूरा तंत्र जो है डिजिटलाइज हो गया है, यानी हर चीज़ की आपके पास डिटेल आ जाती है। आप एक बार मोबाइल में क्लिक कीजिए, आपको हर बाजार का रेट मिल जाएगा कि भाई फलाने बाजार का क्या रेट चल रहा है, दिल्ली के बाजार का क्या चल रहा है, इलाहाबाद में क्या चल रहा है, आगरा में क्या चल रहा है, ठीक है, जयपुर के बाजार का क्या चल रहा है, जयपुर की मंडी का क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें हाल आप देख सकते हैं कि भाई फलाने बाजार में हमारे नियर बाई कौन कौन से बाजार प्रचलित हैं, वहाँ पे भाव क्या चल रहा है, उस भाव के हिसाब से आप अपना सामान बेचते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। दूसरी बात ये थी, पहले हमारे पास भंडार के साधन भी नहीं थे, यानी आज़ादी से पहले कोल्ड स्टोर वगैरह जो आप देखते होंगे, या फिर अनाज वगैरह रखने के स्थान वो भी नहीं थे। तो किसानों को लगता था भाई इतना बड़ी मात्रा में हमारे पास ये चीज़ें हैं, ऊपर से हमें भाव भी नहीं मिल पा रहा है और रखने का स्थान भी नहीं, तो बेचो यार, हटाओ इसे, क्यों बेकार में मान लीजिए रखे रहें और ऊपर से पानी बरसात वगैरह हो जाए तो खराब हो जाएगा अनाज। तो ऐसे करके तमाम समस्याओं से हमें जूझना पड़ रहा था, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी क्या है कि आज भी ये है कि 10% से ज़्यादा अनाज जो है वो सुविधाओं के अभाव कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर क्षतिग्रस्त होने की वजह से आज भी यहाँ पर निजी व्यापारियों का सरकार बाजार में हस्तक्षेप करने बाध्य होना पड़ा है। यानी कहने का मतलब यह सरकारी खरीद केंद्र आज भी नहीं है, ठीक है। यानी आपके जो सरकारी खरीद केंद्र हैं, जो मंडी वगैरह बोलते हैं जो, ठीक है, वैसे तो हर जिले में व्यवस्था की गई, हर जिले में मंडी की व्यवस्था की गई है चूँकि, लेकिन मंडी की व्यवस्था जो हर जिले में की गई है, अब वो कहना के मतलब तो ये कहता है कि मंडी के अलावा, हर जिले के अलावा, यानी मंडी जो जिले स्तर पर बनाई गई है वो एक तहसील स्तर पर भी बनाई जाए, यानी कि जिले स्तर के अलावा तहसील स्तर पर भी बनाई जाए। क्योंकि बहुत सारे किसान क्या होते हैं, जिले की मंडी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। अब जिले की मंडी तक नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या होते हैं, आसपास के अपने व्यापारी जो होते हैं उन्हें बेच देते हैं। व्यापारी उनसे कम दामों में खरीद के बाद में मंडी में जाकर बड़े ऊंचे दामों पे बेच देते हैं। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब चूंकि मंडी के पास भी इतने संसाधन नहीं है, मंडी के पास भी इतने साधन नहीं है कि भाई जो अनाज आ रहा है, किसान बेचने आ रहा है, वो अपने यहाँ रख सके। तो ऐसे में 10% से ज़्यादा अनाज आप देख 10% नहीं, ज़्यादा खराब होता है। मंडी वगैरह में आप देख रहे होंगे सड़ जाता है, अनाज भीग जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ें आप समस्याएं आप देखते हैं, ठीक है। इसलिए सरकार क्या होती है भाई, मजबूर हो गई है। सरकारों को लगता है भाई हम जो पूरा अनाज का नियंत्रण है स्वयं नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो प्राइवेट जो व्यापारी वगैरह, निजी व्यापारी वगैरह, उनको भी हस्तक्षेप करने देती है इस व्यापार में। तो वही सब बातें कही गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है, अगर हमें कृषि विपणन प्रणाली को सुधारना है
ठीक है। तो हमें यहाँ पर 4 प्रमुख उपाय अपनाने पड़ेंगे, ठीक है। 4 प्रमुख उपाय, कौन कौन से उपाय अपनाने पड़ेंगे वो बातें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आप ये लिख लेना, सेकंड पॉइंट बोलता जा रहा हूँ मैं, कि आज भी 10% से अधिक कृषि उत्पादन भंडार सुविधाओं के अभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, इसीलिए सरकार को निजी व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए, बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर अगला यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पर 4 उपाय बताए गए हैं जिसके जरिए हमें जो कृषि विपणन प्रणाली है ये हम सुधार सकते हैं, इसमें परिवर्तन हम ला सकते हैं। तो वो उपाय कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो उपाय यहाँ पे बताए गए हैं। पहला उपाय यहाँ पर ये है, देखिए यहाँ पर इस तरह से आप एक सब हेडिंग यहाँ पर डाल देना, ठीक है। यहाँ पर डाल देना कि कृषि विपणन पहलुओं को सुधारने के लिए 4 प्रमुख उपाय हैं, ठीक है। इन 4 प्रमुख उपाय समझने का प्रयास यहाँ पे ऐसे करके लिख देना, कृषि विपणन सुधारने के लिए किए गए प्रमुख उपाय, ठीक है, और हेडिंग डाल देना, ठीक है। ये हेडिंग, सब हेडिंग इसी में डाल देना। इसमें पहला उपाय यहाँ पर ये है, व्यवस्थित और पारदर्शी विपणन की दशाएं, इनका निर्माण करना, ठीक है। यानी पहला इसमें उपाय यही है कि पहला कदम एक व्यवस्थित एवं पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार का नियमन करना था, ठीक है। यानी कि हमें पारदर्शी और व्यवस्थित प्रणाली व्यवस्थित करनी है, ठीक है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सूदखोर या महाजन या बड़े व्यापारी हैं जो किसानों को बहलाकर बेवकूफ़ बनाकर उनसे जो औने पौने दाम पर उनका अनाज ले लेते हैं और भारी दामों में जाके बाहर मंडियों में बेचते हैं, उस चीज़ को कम करना होगा। यानी कि पहली बात तो हमें जन सामान्य के साधन बढ़ाने होंगे ताकि हमारे किसान अवेयर हो पाएँ कि भाई आज भाव क्या चल रहा है, मंडी का भाव क्या है, इन कितना रेट चल रहा है। गेहूं का वर्तमान में 1900 चल रहा है, 1950 चल रहा है, या सरकार ने, राज्य स्तर पर जो सरकार है उन्होंने लागत कितनी फिक्स की है, आपने देखा होगा। यानी एमएसपी वगैरह फिक्स किए जाते हैं कि सरकार ने निकाल देती है कि आप इस एमएसपी से नीचे कोई अनाज नहीं खरीदेगा। तो वो क्यों निकाले जाते हैं? वो निकाले इसलिए जाते हैं ताकि सूदखोर किसान जो हैं, ये जो व्यापारी वगैरह जो हैं, ये इन्हें परेशान ना कर सकें किसानों को। ये ना कह सकें कि अरे अब तो गेहूँ बहुत है हमारे पास, पर्याप्त है, हम इससे ज़्यादा कीमत पर नहीं खरीदेंगे और कम कीमत पर जाएगा, ऐसा ना कह सकें। तो सरकार एक एमएसपी तैयार करती है, ठीक है, कि इससे नीचे गेहूँ की खरीद नहीं होगी ताकि किसानों को एक आय सुरक्षा प्रदान की जा सके, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर कही गई हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि लगभग 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियत मंडियों को विकसित किए जाने की आवश्यकता है ताकि ग्राम क्षेत्रों में मंडियों की वास्तविक क्षमताओं का लाभ उठा पाना संभव हो। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है तंत्र स्थापित नहीं है, यानी आधारिक संरचना जो है कृषि क्षेत्र की वो इतनी यार सुदृढ़ नहीं है कि हम उस चीज़ में सुदृढ़ अगर कर लें उस संरचना को, तो यकीन मानिए जो बिचौलिए हैं, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ इतनी हर चीज़ जो है पॉलिटिकल से प्रेरित है, जो है राजनीति से प्रेरित है, तो ऐसे में वो तंत्र हमारे यहाँ स्थापित नहीं हो पाया है, ठीक है, कि हम इसका उपयोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे भंडार करेंगे, ठीक है, तो वो नहीं हो पाया है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए दूसरा सुधार यहाँ पर ये था, सेकंड पॉइंट इसी में, कि महत्वपूर्ण उपाय सड़कों, रेल मार्गों, भंडार गृहों, गोदामों, शीत गृहों यानी कोल्ड स्टोर, प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में भौतिक आधारित संरचनाओं का प्रावधान किया जाना है। ये हकीकत बात है कि आपने देखा होगा तमाम किसान जो होते हैं सुविधाओं के अभाव में या फिर केवल जाने आने के चक्कर में वो सोचते हैं भाई मंडी तक कौन जाएगा, मंडी में हम जाते हैं तो हमें 2,000 रुपये का रेट मिल जाता, ठीक है। अब इससे बेटर ये है कि हम अपने गांव के पास का ही कोई व्यापारी है उसे 1800 में ही बेचते रहें। अब मंडी में जाएँ तो जाने का मतलब ये 4-5 घंटे खराब करें, किसी का ट्रैक्टर करके ले जाएँ, ट्रैक्टर की राशि दें, ठीक है। तो ये कुछ लोग ऐसा सोच लेते हैं ट्रैक्टर की राशि देनी पड़ेगी, ट्रैक्टर का खर्चा देना पड़ेगा, वहाँ तक जाएंगे टाइम लगेगा, वहाँ पे मंडी में एकदम थोड़ी ना बिक जाएगा कि पहुँचते बिक गए, क्योंकि वहाँ पे पूरे जिले का किसान आता है, ठीक है। तो इस चक्कर में लोग बेच देते हैं। तो सरकार को कुछ ऐसी संरचनाएं स्थापित करनी है जिसके जरिए जो ये लोग हैं वो अपने नियर बाई भी अपना जो अनाज वगैरह है, जो उत्पादन की चीज़ें हैं वो आसपास खपा सकें, ठीक है, आसपास बेच सकें। इसके अलावा सरकार जो है उन्हें रेल मार्गों, सड़कों के माध्यम से भंडार गृह, गोदाम वगैरह या फिर कुछ प्रसंस्कृत इकाइयाँ वगैरह स्थापित करवा के उनमें वो चला सकें, ठीक है। ये बात यहाँ पर कही गई है, यानी अभी भी हमारे यहाँ ये अपर्याप्त बना हुआ है। थर्ड उपाय जो बताया गया है यहाँ पर, तीसरा उपाय ये है कि सरकारी विपणन द्वारा किसानों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य सुलभ कराना, ठीक है। यानी सरकारी विपणन जो है अपने किसानों को उनका उचित मूल्य जो है यहाँ पर जो है प्रोवाइड करवाए, उचित मूल्य दिलवाए। सरकारी उपाय का मतलब ये एमएसपी वगैरह लगाकर, ठीक है, कि भाई ये जो है दाम है इससे कम नहीं आपको मिलेंगे, इस तरह नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके उन्हें जो प्रोवाइड करवाए, वही बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया गुजरात और देश के अन्य कई भारत में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने ग्रामीण अंचलों में सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया।
कहने का मतलब ये है, सरकारी उत्पाद क्या था, सरकारी जो विपणन तंत्र ये था कि गुजरात में जैसे अमूल की स्थापना हुई तो अमूल जो है सहकारी उद्यमी तो था, यानी कि वहाँ के किसानों का एक समूह बनाकर उन्होंने कहा कि भाई अपना दूध जो है एक जगह हम जमा करेंगे और वहाँ दूध का हम जो प्रसंस्करण करेंगे, ठीक है, प्रसंस्करण से क्या होगा, सबको लाभ होगा। तो वही चीज़ें हैं, चूँकि हमारे यहाँ इतनी कोई आधारिक संरचना सुदृढ़ नहीं हो पाने की वजह से इतनी सारी इकाइयाँ बन नहीं पाई हैं। और देखिए, एक इसमें इकाइयों की गलती नहीं है, कुछ गलती गलती नहीं कह सकते हैं, हमारे परिवेश में ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा लीक से हटके आता हूँ, हमारे यहाँ डिब्बाबंद उत्पाद जो हैं, यानी कि जो आपके डिब्बाबंद उत्पाद हैं वो यूएसए में, ठीक है, आपके यूरोप वगैरह में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डिब्बाबंद उत्पादों का प्रचलन अभी भी नहीं है, ठीक है। पहली बात ये निकल के आती है, यानी हमारे यहाँ डिब्बाबंद उत्पाद जो हैं, जो आप खाते नहीं हैं, चटनी खा रहे हैं, सॉस खा रहे हैं, जो आपके केचप वगैरह बन के वही आ रही है, ब्रेड वगैरह आ रहे हैं, ये शहरी परिवेश में तो हैं, पढ़े लिखे परिवेश में तो जो अब आजकल ट्रेंड बन गया है, लेकिन आज भी ग्रामीण अंचल में ये ट्रेंड नहीं है, ठीक है। ग्रामीण, आपने देखा होगा, ग्रामीण कभी सोच सुना है कि भाई ग्रामीण किसान वो है, वो केचप लेके बोतल लेके आएगा, वो ये कहेगा भाई अरे टमाटर हमारे पास ताजी टमाटर है, घर पे भी चटनी बनाई जा सकती है, और बात हकीकत बात भी है। तो ऐसे में ये एक सवाल उठता है कि हमारे यहाँ जब इस तरह का कल्चर नहीं है, ये नहीं है, तो हम जो इतना उत्पादन कर रहे हैं इसको कहाँ पहुँचाएं। तो इसका तरीका ये भी है कि हम अपने उत्पादन को सुधारें, उत्पादन में जो यहाँ पर एक आमूलचूल परिवर्तन करें, और आमूलचूल परिवर्तन करके हम ऐसी इकाइयाँ स्थापित करें जिनकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों की हो, ठीक है, और वो अपना उत्पाद जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेज पाए, ठीक है। अभी आपको जानकर एक बड़ा दुख होगा कि हमारे भारतीय जो खाद्य प्रसंस्करण के उत्पाद जो है अमेरिकी बाजारों में या फिर यूरोपियन मार्केट में जो है वहाँ पर परीक्षण में फेल कर दिए जाते हैं, परीक्षण में मतलब निकाल दिए जाते हैं बाहर, गुणवत्ता में है ही नहीं, टिकते ही नहीं है उनके आगे। तो कहीं ना कहीं कारण क्या है, कारण ये है कि हमारे यहाँ आधारिक संरचना का अभाव है, ठीक है। हमारी आधारिक संरचना इतनी सुदृढ़ नहीं है कि भाई हमारे उत्पाद जो है अमेरिका क्या हो गया कि अमेरिका के बाजार में नहीं टिक पा रहे हैं, यूरोप के बाजार में नहीं टिक पा रहे हैं। तो न टिक पाने का रीजन यही है, हमारे यहाँ उत्पाद जो है हम उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ की कुछ हमारे कल्चर भी है, कल्चर ये है कि हमारे यहाँ कल्चर डिब्बाबंद वाला नहीं है। तो ऐसे में प्रसंस्करण वाली जो नीति है कि कहते नहीं खाद्य प्रसंस्करण करें, तो प्रसंस्करण कर कहाँ से लें जब हमारे यहाँ डिब्बाबंद लोग खाते ही नहीं है, ठीक है। यानी हमारे यहाँ भाई आपको पता, चटनी अगर किसी ग्रामीण परिवेश में चटनी खानी हुई, चटनी के लिए भाई वो यहाँ पर किसी केचप नहीं लेके आएगा, किसी की चटनी नहीं लेके आएगा, डिब्बा नहीं लेके आएगा, वो घर में बना लेगा, ठीक है। तो ऐसे में यही सवाल उठता है कि फिर ये उत्पादन जो हो रहा है वो हम कहाँ ले जाएं। तो उसके एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ये है कि आप उस उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अकॉर्डिंग इकाइयाँ स्थापित करवाई, प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करवाई, जिनके जरिए उत्पाद का निर्माण जो हो वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हो और वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उसकी खपत हम करवा सकें, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि वहाँ पर अमेरिका में या फिर यूरोपियन मार्केट में सब लोग अपना खाना वगैरह सुपर मार्केट वगैरह से लेते हैं। आपके इंडिया में कितने लोग सुपर मार्केट से लेते हैं? अगर सर्वे करवाएं तो केवल महानगरों के लोगों को छोड़ दें तो महानगरों में अभी मुश्किल से 20% लोग जो होंगे सुपर मार्केट्स पे डिपेंड होंगे, बाद बाकी लोग वही हैं। यानी आज भी अगर हम अपने ग्रामीण परिवेश में देखते होंगे आप, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, सबके पास अनाजों के भंडार रखे हैं, बगल में चक्की होती है घर के आसपास ही कहीं, तो अपना आटा यानी अपना गेहूं खुद पिसवा के अपना आटा तैयार करते हैं, पैकेट वाला नहीं लेते हैं। शहरों में जो लोग हैं वो मजबूरी में ले लेते हैं पैकेट वाला आटा, वरना गांव जो ग्रामीण परिवेश वो यही कहता है हम तो शुद्ध खाएंगे, शुद्ध आटा खाएंगे, हम तो खाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये भी समस्या हमारे यहाँ एक चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे, काफ़ी बार स्टूडेंट ने कहा है कि सर ऐसा क्या है कि भाई हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं चल पा रही हैं, ये रीजन यही हमारे कल्चर में नहीं है ये चीज़ें, ठीक है, डिब्बाबंदी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा उपाय हमने यहाँ पर ये किया गया है, चौथा उपाय इसके अंतर्गत क्या है। पहला है कृषि उत्पादों के लिए यहाँ पर हमने न्यूनतम समर्थन कीमत सुनिश्चित करना, यानी MSP, ठीक है। न्यूनतम समर्थन कीमत हमें सुनिश्चित करनी है, उससे कम कीमत पर उनका उत्पाद न खरीदा जाए, जिसके किसानों को एक सुरक्षा मिल सके, ठीक है। इसके अलावा सेकंड इसी में है, चौथे उपाय में भारतीय खाद्य निगम जो है, ठीक है, यानी FCI जो है, गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडारों की रखरखाव की व्यवस्था करे। इसके अलावा PI जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, राशन व्यवस्था है, इनके माध्यमों से खाद्यान्न और चीनी का वितरण हो, ठीक है। तो वाकई में हमारे यहाँ जो तंत्र है वो एक अच्छा खासा तंत्र स्थापित हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा फिर से हट रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट से। हमारे यहाँ अनाज जो होता है, आप देखते नहीं है कि अनाज मंडियों में सड़ रहा है, टीवी वगैरह में न्यूज़ देखते हैं कि उसने कोई देखने वाला नहीं है, शुद्ध लेने वाला नहीं, कोई ढकने वाला नहीं है अनाज को, कि हज़ारों टन अनाज मंडियों में सड़ गया या ये हो गया। ये सड़ता क्यों है? सड़ता नहीं है, ये सड़ाया जाता है। क्यों सड़ाया जाता है वो बता रहा हूँ मैं। सड़ाया इसलिए जाता है कि आपके यहाँ तमाम जो कहते नहीं मदिरा वाली फैक्ट्रियाँ स्थित हैं, मदिरा वाली, बियर वाली जो फैक्ट्रियाँ स्थित नहीं हैं, तो वो ये सड़ा हुआ अनाज बड़े सस्ते दामों में लेती हैं,
ठीक है। नहीं सड़ा उनको तो ये सड़ा हुआ अनाज ही चाहिए, उन्हें सही अनाज नहीं चाहिए, उनको ये सड़ा हुआ अनाज चाहिए। ये वाला जो आपके जो गोदामों में सड़ जाता है, लाखों टन अनाज सड़ता है हर साल, वो सड़ाया जाता है, सड़ता नहीं है, सड़ाया जाता है जानबूझकर। तो सड़ाने के उपरांत उन्हें सस्ते दामों में बेचा जाता है। सस्ते दामों में बेचने के बाद क्या होता है, एक बाहरी मुनाफा, यानी आप देखते होंगे शराब की कीमत 300 या 400 रुपये लीटर, ठीक है, एक अच्छी खासी मतलब ब्रांडेड शराब की कीमत, तो ऐसे करके एक भारी मुनाफा कमाया जाता है। तो इसमें योगदान किसे बहुत मिलता है, इससे जो सरकारें होती हैं, तत्कालीन सरकारें, उन्हें फ़ायदा होता है, लेकिन किसानों को तो लॉस हो रहा है। यहाँ पे किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है, किसानों को तो लॉस ही हो रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ें भी आपके समाज में व्याप्त हैं। यानी कि ये सब चीज़ें आप अगर आप वाकई में आप देखेंगे, अगर आप अपने आसपास देखिए, ये जो चैप्टर हैं, इन चैप्टरों किताब से थोड़ा हटके अपने आसपास के माहौल से आप रिलेटेड करके पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। यानी पूरा किताबी के ज्ञान पे मत जाइए, आप अपने नियर बाई क्या चीज़ें हैं। ये हकीकत है कि हमारे यहाँ सड़ाया जाता है, सड़ता नहीं है, जानबूझ के सड़ाया जाता है। क्योंकि यहाँ से जो 20 रुपये किलो वाला जो गेहूँ है और मंडियों में सड़ा दिया जाएगा, तो वही जो गेहूँ है 5 रुपये किलो में जो है, ये 5 रुपये किलो में कौन लेंगी, ये आपके मदिरा वाले यानी शराब की जो कंपनियाँ इस गेहूँ को खरीद लेंगी, सड़े हुए गेहूँ को, क्योंकि उन्हें उससे शराब बनानी है, ठीक है। और उसका जो मुनाफा होगा वो सरकार के राजकोष यानी कोष में भी जाएगा और सरकारों को पहुंच जाएगा, ठीक है। इसलिए सरकारें इंटरेस्ट नहीं लेती हैं खाद्यान्न वगैरह में इतना, ठीक है। ये सब चीज़ें हकीकत है। और तमाम देखिए आर्टिकल वगैरह छपते हैं, आपने दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में छपते हैं। जैसे आप अभी आपकी अनाज की खरीद चल रही है इस महीने में, ठीक है, अनाज की खरीद चली है, क्योंकि गेहूं की कटाई का सीजन शुरू हो गया है, तो अनाज बिक्री भी शुरू हो गई है। अब एक महीने बाद देखना तो यही खबरें अखबार में आपको देखने को मिलेंगी, फलानी जगह इतना अनाज सड़ रहा था, मई के महीने में अनाज रखने की जरूरत जगह नहीं है, अनाज इतना ज़्यादा भरा पड़ा है, इसका क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। वो जानबूझ के ऐसा होता है, ठीक है। उन्हें सड़ने के बाद सबसे बड़ा उद्देश्य उनका यही होता है, इन्हीं काम के लिए अनाज जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही बातें कही गई हैं कि अगर हम जो राशन व्यवस्था वगैरह है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सही कर दें तो वाकई में हमारा अनाज जो है, जो खपत है, वो सही जगह चली जाएगी, खराब नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हम गरीबों को सहायकी वगैरह प्रदान करें, सब्सिडी वगैरह प्रदान करें, ठीक है, तो इससे भी हमें कुछ ना कुछ किसानों को हमारी लाभ मिलेगा, ठीक है। यानी कि ये 4 साधन तो हमारे कहे गए हैं, वितरण प्रणाली जो आपकी कृषि विपणन प्रणाली के, ठीक है, कृषि विपणन व्यवस्था के 4 सुधार तो हम अपना ही लेंगे, इससे तो सुधार हो ही जाएगा विपणन व्यवस्था में। इसके अलावा हम कुछ और व्यवस्था भी अपना लें, जैसे कि भाई किसानों वगैरह को हम सब्सिडी उपलब्ध करवाएं, यूरिया वगैरह पर, अन्य चीज़ों पर सब्सिडी वगैरह प्रदान करवाएं, तो क्या होगा, कम कीमत पर उसे जो है चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ पर उसके ऊपर एक वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, आसानी से वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएगा, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर कही गई हैं। वही बात लिखी है, सरकार के इन सभी प्रयासों के बाद भी आज तक कृषि मंडियों पर निजी व्यापारियों, साहूकारों, ग्रामीण राजनीतिज्ञ, सामंतों, ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई वही सब चीज़ें, बड़े व्यापारियों और अमीर किसानों का वर्चस्व बना हुआ है। हकीकत बात है ये। देखिए ये सब चीज़ें हैं, ये चैप्टर जो है ना, जो ग्रामीण परिवेश से अगर आप अपने जोड़ के देखेंगे नहीं तो आप पूरा समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल ये मत समझिए कि हम किताब से पढ़ रहे हैं तो किताब की भाषा पढ़ें, आप अपने नियर बाई परिवेश आपके जो चल रहा है अभी, ठीक है, उसे आप उठा के देखिए, आप समझ में पूरा आ जाएगा, एक एक पहलू समझ में आ जाएगा। और यकीन मानिए आप पूरा चैप्टर अगर मैं कहूँ तो पूरा चैप्टर पर आप अच्छा खासा निबंध लिख देंगे, ठीक है, अगर अपने आसपास का परिवेश का अध्ययन करेंगे तो। अब यहाँ पर कहा गया है कि भाई वैकल्पिक जो क्रय विक्रय माध्यमों का प्रादुर्भाव हुआ है, ठीक है। वैकल्पिक क्रय विक्रय माध्यम क्या है, ये ऐसे माध्यम हैं, ठीक है, जो अपनी जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट उत्पादक अपनी चीज़ें उपभोक्ताओं को बेच रहे हैं, ठीक है, बीच में बिचौलियों को बेच ही नहीं रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पहले मान लीजिए किसान जो है, यानी कि फार्मर जो है, जो सरकार को दे, मंडी को दे, ठीक है, एक फार्मर जो किसी को दे, मंडी को अनाज दे, और मंडियाँ फिर उस अनाज को फिर बाद में आप तक पहुँचाएं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं किसान, ठीक है, डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुँचाने का काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वैकल्पिक समाधानों का प्रादुर्भाव हुआ, वो इसलिए हुआ है क्योंकि नीतियाँ इतनी, हमारे ढांचा इतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, ढांचा इतना ज़्यादा अच्छा खासा नहीं है, तो हमने कुछ ये कारगर उपाय भी उठाए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कितने सफल रहे हैं, ये देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि किसान स्वयं ही उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेच सकें तो उसे अधिक आय प्राप्त होगी। हकीकत बात है, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे तो आय प्राप्त होगी, ठीक है। यानी अगर बिचौलिए नहीं रहेंगे तो इस तरह से त्वरित गति से जो है उसे अपनी आय प्राप्त हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार त्वरित गति से उसे अपनी आय प्राप्त हो जाए। बहुत बार क्या होता है, आसपास बाजार ही उपलब्ध नहीं है। अब चूंकि मान लीजिए एक जगह का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक जगह में सभी लोग किसान हैं, यानी एक जिले में लगभग 90% किसान है। अब 90% के पास खेती है, अब खेती 90% के पास है, तो ऐसे में आपका गेहूँ वहाँ पर लेगा कौन। एक सवाल ये भी तो उठता है, ये 90% वहाँ पे खेती करने वाले यानी सब गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, यानी सबके पास गेहूं है, तो आपस में थोड़े गेहूं खरीदोगे बेचोगे आप, ठीक है, यानी कोई तो खरीदने वाला चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं है हर जगह सफल है, हर जगह सफल नहीं है। ये सफल वहाँ पर है, जैसे मान लीजिए आपके नियर बाई कोई बाजार आपने
जो या फिर कोई संयंत्र स्थापित करवा दिया, ठीक है, यानी कोई फैक्ट्री वगैरह लगवा दी, वहाँ पर अपना बेच देते हैं, तो ये सफल है। और आपके आसपास वहाँ पर कोई यूनिट या इकाई स्थापित नहीं हुई है उस संबंधित चीज़ को लेकर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो आपकी कह रही हैं डायरेक्ट किसान से लेकर यानी उत्पादक से लेकर उपभोक्ता को पहुँचाना है, तो पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। दोनों ही बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं, ठीक है। यानी या तो वहाँ पे मान लीजिए कोई हमने संयंत्र स्थापित करवा दिया, मान लीजिए कोई राज्य जो है चीनी का उत्पादन, यानी सॉरी चीनी बोल रहा हूँ मैं, गन्ना, शुगर कैन जैसे हम बोलते हैं, शुगर कैन के उत्पादन में अग्रणी है। अब शुगर कैन का उत्पादन तो हो रहा है, अब वहाँ पर हमारे पास चीनी मिले हैं, जब होंगी तभी तो शुगर कैन खरीदा जाएगा, ठीक है। अब चीनी मिला ही नहीं है तो शुगर कैन जाएगा कहाँ, ठीक है। तो समस्या तो वही निकल के आई कि सबसे पहले हमें अपनी आधारिक संरचना का सुधार करना है। आधारिक संरचना हमारी सुधर जाएगी तो हमारे पास ये सब सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम लोगों ने वैकल्पिक व्यवस्था खोजी है ये वाली, कि वैकल्पिक क्रय विक्रय के माध्यम, जैसे आपने देखा भी होगा कि आजकल शहरों में तमाम जो किसान वगैरह जो होते हैं, शहरों में तमाम किसान वगैरह होते हैं कि भाई बाजार वगैरह लगता है तो अपना उत्पाद साइकिल वगैरह से ले आते हैं और सड़क किनारे वहाँ बैठ के आते हैं और ताज़ी सारी सब्जियाँ बेच देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि मंडी में देने से बेटर ये है कि अपना डायरेक्ट ही बेच दो तो डायरेक्ट मुनाफा हो जाएगा हमें। और देखिए मैं आपको एक बात आप लोगों को सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कभी भी आप जो खरीदने जाएँ कभी भी बाजार में, ठीक है, तो आप कभी भी किसी सुपरमार्केट से या कोई आप मतलब आप यहाँ पर देखिए वीडियो सभी तरह के लोग दिख रहे होंगे, कुछ लोग मेरी जैसी सोच वाले भी देख रहे होंगे, कुछ लोग बहुत अच्छे घरों के भी देख रहे होंगे। तो मेरा मानना ये है कि कभी आप जो बड़े बड़े मार्केट्स वगैरह खरीदते हैं उनसे ना खरीदें, ठीक है। मैं नहीं खरीदता हूँ कभी भी, मैं हमेशा खरीदता हूँ तो ये सड़क के किनारे फड़ लगा के जो ज़मीन पर बैठ के सब्जियाँ बेच रहे होते हैं, क्योंकि वो सब्जियाँ ताज़ी होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो हाल के अपने खेतों से तोड़ कर लाते हैं, उसके बाद सड़कों पर बेचते हैं, ठीक है। और वो बेचते इसी वजह से हैं कि हमें कुछ डायरेक्ट मुनाफा हो जाए। तो आप ऐसे करके पहली बात तो अपने अंदर एक सकारात्मक सोच ये लेके आइए कि अगर ऐसा हम करेंगे तो यकीन मानिए उनको भी कुछ फ़ायदा होगा। हमारे जो गरीब किसान दंश झेलते हैं बेचारे, यानी कि गरीबी का दंश झेलते हैं, फसल चौपट होने का दंश झेलते हैं, वो कहीं ना कहीं उस दंश से उभर के सामने आ पाएंगे। दूसरी बात ये होगी आपको एक अच्छी सब्जी मिल पाएगी। आप सुपर मार्केट से सब्जी लेते हैं, वहाँ वो 10-10 दिन पुरानी सब्जी मिलती है, 10-10 दिन की रखी हुई सब्जी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा तमाम केमिकल्स वगैरह यूज करके उसे परिरक्षित करके रखा जाता है। उससे बेटर तो आपकी किसान वाली सब्जी है, डायरेक्ट आप खरीदो, ताज़ी सब्जी खरीदो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमें अपनी हैबिट में करनी होंगी, ठीक है। ये सब इस सब के लिए कोई सरकार नीति नहीं बनाएगी, ये सब आपको एक जनरली सोच होनी चाहिए हमारी, ठीक है। लेकिन लोग करते क्या भाई, हम लोग एक कहते नहीं है एक मॉडर्न सोसाइटी के लोग हैं, तो नहीं हम किसान से नहीं खरीदेंगे, फट से खरीदेंगे, बेइज्जती हो जाएगी हमारी, एक ज़मीन वाले से खरीद रहे हो सब्जी, हम सुपर मार्केट से। यानी वही अगर किसान एक जनरली एक आपने देखा भी होगा कि हम 10 रुपये किलो के आलू के लिए एक किसान से 10 मिनट बहस करते हैं, और वही ये जो आलू जो है ना सुपर मार्केट में उसका 25 रुपये किलो का लेवल लगा होता नहीं है, उसके ऊपर 25 रुपये किलो का स्टिकर लगा होता है कि नहीं 25 रुपये किलो वाला, वही आलू वाले आराम से खरीद लाते हैं। तो ये सोच हमें बदलनी होगी, ठीक है। यानी आप 10 रुपये के आलू के लिए उस किसान से बहस करते हैं 10 मिनट, अरे नहीं 10 का नहीं है, 9 का लगा लो, 8 का लगा लो, और वहीं सुपर मार्केट से जाकर चुपचाप ले आते हैं। तो ये सोच हमें बदलनी होगी। तो यकीन मानिए जब आप ये सोच बदल देंगे तो हमारे किसान जो है अपने आप उन्हें लाभ होने लगेगा, ठीक है। तो आप हमेशा किसान का सम्मान करें। मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि किसान, कहते नहीं है जवाहरलाल शास्त्री का एक नारा था, जय जवान जय किसान। तो वाकई हमारा देश इन दो लोगों पर टिका हुआ है, और वर्तमान में कोरोना त्रासदी में आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से दोनों लोग टिके हुए हैं, ठीक है। जवान में आज यहाँ पर डॉक्टर भी शामिल हैं, ऐसा नहीं जवान में वो जो है आर्मी वाले जवान हो, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ठीक है, पुलिस प्रशासन है, सभी जवान हैं हमारे लिए वो, ठीक है, जो हमारे इस कोरोना त्रासदी में लड़ रहे हैं, ठीक है। और किसान वो हैं जो हमारे लिए हमारी खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करवा रहे हैं। हमें 2 वक्त की जो रोटी मिल रही है वो किसान की बदौलत मिल रही है, हमें किसी फर्म की बदौलत या किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बदौलत नहीं मिल रही है। और मैं बता दूं आपको, ठीक है, तो आप हमेशा इनका सम्मान करें, और हमेशा से ये बात याद रखें कि आपको कभी भी जो है कि जो सड़कों के किनारे जो लोग बेचते हैं, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं गाँव से साइकिल पर लेकर आते हैं सामान बेचने, वो पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं आते हैं, वो अपना आजीविका चलाने के उद्देश्य से आते हैं। तो आप ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिए, उनसे सामान लीजिए, ठीक है, और उनसे बेकार में फालतू में बहस मत कीजिए, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो यकीन मानिए आप देश के किसान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मेरा मानना तो ये है, ठीक है। तो आगे से अपनी जो हैबिट है इसमें सुधार लाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी कुछ संस्थाएं यहाँ स्थापित हुई हैं, जैसे पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान में अपनी मंडी के नाम से, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना, पुणे की हड़पसार मंडी है, यहाँ पर यही होता है कि आप डायरेक्ट अपना उत्पाद बेच सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, इन्होंने एक मंडियाँ उपलब्ध करवा दी कि आप उस मंडी में आइए, अपना उत्पाद रखिए, और डायरेक्ट वहाँ के उपभोक्ता भी आएंगे कोर्ट से, उपभोक्ता आपका उत्पाद वहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में रायथूबाद नामक फल सब्जी मंडियाँ हैं। तमिलनाडु की उझावराव मंडी कृषक बाजार है,
ठीक है। तो ये कुछ वैकल्पिक क्रय विक्रय की मंडियां हैं, यहाँ पर सरकार उनसे खरीद नहीं रही है, बल्कि उन्होंने एक स्थान मुहैया करवा दिया, स्थान अलॉट कर दिया कि यहाँ पर आके किसान, यहाँ पर एक दर फिक्स कर दी कि मान लीजिए यहाँ पर केले हैं 25 रुपये किलो बिकेंगे, तो भाई केले 25 रुपये किलो बिकेंगे, सरकार ने दर निर्धारित कर दी। अब किसान यहाँ पर आया, उसने अपने पूरा स्टॉल लगाया, सामने से लोग आए, उपभोक्ता आए, उन्होंने पसंद आए, खरीद ले गए वहाँ से। ऐसे करके क्या हुआ, किसान को डायरेक्ट मुनाफा हुआ, ठीक है। तो वो सब बातें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है। इसके अलावा तमाम फास्ट फूड बनाने वाली कंपनियां हैं। देखिए पहला पॉइंट ये लिख लेना, यहाँ से लेकर पूरा पॉइंट ये लिख लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हमारे यहाँ पहला पॉइंट तो ये है, ठीक है। और पहले का सब पॉइंट कि वर्तमान में कुछ राज्यों में ये व्यवस्था लागू भी है। कुछ राज्यों में जैसे अपनी मंडी के नाम से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपनी मंडी से कहते हैं, नाम है अपनी मंडी, ठीक है। पुणे की हड़पसार मंडी है, पुणे में से हड़पसार मंडी। आंध्र और तेलंगाना में रायथूबाज नामक फल मंडी है एक, ठीक है, जहाँ पर ये आपकी क्रय विक्रय की वैकल्पिक विपणन व्यवस्था चल रही है, प्रचलित है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आपकी तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनी होती हैं जिन्हें हम FMCG कंपनी कहते हैं, ठीक है, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली कंपनी जो होती हैं, बेवरेज वाली कंपनी होती हैं, पेय पदार्थों की कंपनियां होती हैं, वो लोग इन किसानों से जो अनुबंध कर लेती हैं। अनुबंध ये कर लेती हैं, आपने देखा होगा अनुबंध जैसे पहले किए जाते थे। अनुबंध पहले क्या होते थे, अंग्रेजों के टाइम पे अनुबंध किए जाते नील किसानों वगैरह से, क्योंकि उस समय तो वो शोषणकारी अनुबंध थे, उनके अनुबंध जो होते थे शोषणकारी अनुबंध होते थे। लेकिन वर्तमान में शोषणकारी नहीं होते हैं। अगर बाकी में आज की डेट में अनुबंध होने लगे, यानी हमारे किसानों से अनुबंध टाइप होने लगे कि आपकी फसल है, फसल तैयार होने से पहले बुक कर ली जाए कि आपकी फसल कितने भी उत्पादन हो, उत्पादन खराब हो या अच्छा हो, आपको हमें ही देना है, तो यकीन मानिए किसानों को फायदा होने लगे, ठीक है। जैसे अमेरिका वगैरह में होता है, वहाँ पे क्या होता है, अनुबंध कर लिए जाते हैं कि भाई आपकी 100 हेक्टेयर की खेती है आलू की, तो अनुबंध कर लिया किसी सुपर मार्केट ने कि भाई ये इस हेक्टेयर की जो फसल है वो आप हमें देंगे, ठीक है, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, हमने आपको राशि प्रदान कर दी। तो ऐसे करके किसान को लाभ मिल जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह की प्रणाली स्थापित नहीं है अनुबंध वाली, अगर हमारे यहाँ निर्धारित हो जाए तो हमें उससे पूर्व निर्धारित कीमत पर अपना माल खरीदने का आश्वासन भी मिल जाएगा, और हमें जो बाजार की अनियमितता है उससे भी हमें कहीं ना कहीं बच जाएंगे। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन अभी आपके यहाँ तंत्र पूरी तरह से स्थापित नहीं है, ये आप जान लीजिए, अनुबंध वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, देखिए इसके अलावा यहाँ बताई गई है उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण, यानी कि हम ग्रामीण परिवेश में जो उत्पादक गतिविधियां हैं इन्हें किस तरह से वर्गीकृत कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर दो तरह से जो है गतिविधियां जो हैं, दो पहलू हैं। पहला पहलू ये फसलों के उत्पादन का है, ठीक है, और दूसरा पहलू यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कृषि कार्य जो है आपके दो तरह से संलग्न होते हैं। पहली बात तो ये है प्रमुख कृषि कार्यों में आपकी गहन खेती से रिलेटेड होते हैं, कुछ उनके सहायक में आ जाते हैं। ये सहायक में ऐसे आ जाते हैं, पशुपालन कर रहे हो आप, गाय भैंस पाल रहे हो आप, ठीक है, तो मत्स्य पालन कर रहे हो आप, तो ये गैर कृषि कार्य में आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कृषि कार्यों से ही जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। तो उत्पादक गतिविधियों में आप इन दोनों को अगर पैरेलल अगर चला रहे हैं, यानी कोई किसान जिसके पास 2 गाय या 2 भैंस रख रहा है या बकरियां वगैरह पाल रहा है, तो एक और वो अपनी लाइफ बैलेंस कर सकता है। यानी मान लीजिए गाय भैंस से मिलने वाला दूध बेच सकता है मार्केट में, उससे आपको प्रत्यक्ष आपको मुनाफा मिल जाएगा, हाल के हाल तत्काल आपको गाय भैंस से। इसके अलावा सालाना में, यानी जब सीजन पर आपकी फसल तैयार हो गया, फसल बेच जाए, तो फसल जब बेच देगा तो उस फसल से भी मुनाफा होगा। तो ऐसे करके हमारे किसान जो है उनकी आर्थिक हालत सुधर जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पर वही कहा गया है, ठीक है। यानी हमारी जो कृषि पद्धति है उसमें अगर विविधीकरण होगा तो यकीन मानिए हमारे किसानों को लाभ होगा। सरकार कदम भी उठा रही है, तमाम तरह की योजनाएं चला रही है जिससे कि ये सब लोग इसकी ओर उन्मुख हों। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिख लेना कि विविधीकरण के 2 पहलू हैं। एक पहलू तो फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। सेकंड पहलू यहाँ पर लिख लेना श्रम शक्ति की खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्य जैसे पशुपालन, मुर्गी, मत्स्य पालन यानी गैर कृषि कार्य क्षेत्र लगाना है। तो ये 2 पहलू हैं, एक तो कृषि कार्यों से संबंधित है और दूसरे गैर कृषि कार्यों से संबंधित पहलू हैं, ठीक है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ खेती से आजीविका जो है कमाना एक बहुत जोखिम भरा कार्य है। यानी खेती हमेशा लाभकारी सौदा नहीं रहता है। आप देखते होंगे कभी बारिश, कभी पानी, कभी ओलावृष्टि, ये सब होते रहते हैं, ठीक है। और ऐसे में आपके पास विविधीकरण यानी खेती से रिलेटेड अन्य भी साधन होंगे, गैर कृषि कार्य के साधन भी होंगे, तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ बैलेंस कर पाएंगे। यानी मान लीजिए आपको खेती में घाटा हो गया तो आपके पास कम से कम 2 भैंसें तो हैं, उनका दूध तो बेच रहे हैं आप, उससे आपको आय सृजित हो रही है, ठीक है। तो आपको इतना ज़्यादा यानी कि आप स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कहा गया है, अब देखिए यहां पर वही कहा गया है कि देश में अधिकांश कृषि रोजगार खरीफ की फसल से जुड़ा होता है, किंतु रबी की फसल के मौसम में तो यहाँ पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं नहीं है, ठीक है। तो ये उन क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार नहीं है। इन खरीफ की फसल से जुड़ा हुआ रोजगार आपके यहाँ ज़्यादा है अभी वर्तमान में, यानी आपका सीजन अभी कट रहा है तो उसमें खरीफ की फसल का योगदान अभी ज़्यादा है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो वो बातें यहाँ पर कही गई हैं, ठीक है। वही सब चीज़ें यहाँ पर दोहरा कर आ जाती हैं घुमा फिरा कर कि हमारी कृषि जो है विविधतापूर्ण होगी तो हमें वाकई में इन सब का लाभ मिलेगा, ठीक
ठीक है। यानी आप देखते होंगे किसी किसी सीजन में, या खरीफ की सीजन हो या रबी की सीजन पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर करती है, तो रबी की सीजन में तो लाभ हो नहीं पाता। लाभ उन्हीं क्षेत्रों में होता है जहाँ पर उत्पादकता अच्छी खासी होती है, वर्षा अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो वो बातें यहाँ पर कही गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर गतिविधियों विविधीकरण में एक चीज़ और आ जाती है, गतिशील उपघटकों में, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगली चीज़ आ जाती है, गतिशील उपघटकों में कृषि प्रसंस्करण उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, चर्म उद्योग है, पर्यटन आदि सम्मिलित हैं, ठीक है। यानी कुछ हमारे यहाँ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनमें संभावनाएं तो विद्यमान हैं, लेकिन जिनके लिए संरचनात्मक सुविधाएं और अन्य सहायक कार्यों पर नितांत अभाव है। यानी हम इसे कृषि प्रसंस्करण उद्योग के जरिए इसे संभाल सकते हैं, ठीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। चर्म उद्योग का मतलब ये हो गया चमड़ा वगैरह का उद्योग है, लेकिन वो तो तब पॉसिबल है जब आप कृषि कार्यों के अलावा गैर कृषि कार्य वगैरह कर रहे हो। पर्यटन आदि, पर्यटन का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा दार्जिलिंग वगैरह जो हुआ, आपका असम वगैरह जो हुआ, जहाँ पर चाय वगैरह के बागान वगैरह हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर तमाम लोग घूमने वगैरह आते हैं। वहाँ पर लोग क्यों आते हैं? घूमने वगैरह आते हैं, वहाँ देखने आते हैं भाई किस तरह के लोग हैं, किस तरह की वहाँ वो है, देखने आते हैं, ठीक है। तो उस तरह के लोग भी हम स्थापित कर सकते हैं गतिशील उपघटकों में, यहाँ पर वही बात कही गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेकंड पॉइंट यहाँ से लेकर यहीं तक लिखना, ये पॉइंट यहाँ ऐड मत करना, ठीक है, ये पॉइंट ऐड मत करना। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ हम ऐसे कार्य भी हैं जिसके साथ वो कला चला सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कार्य है, शिल्प कला है, हथकरघा है, ठीक है। तो ये आदि भी चला सकते हैं। तो इनसे हमारे यहाँ अधिकांश महिलाएं जो हैं ये रोजगार प्राप्त करती हैं, ठीक है। यानी ये कार्य भी हम साथ में चलाएं तो यकीन मानिए हमारे यहाँ रोजगार के साधन और बढ़ जाएंगे। लेकिन हमारे भारत की एक समस्या ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो कार्य हैं, यानी ज़्यादातर कार्यों का बंटवारा हुआ है वो जातिगत आधार पर हुआ है। सबसे बड़ी समस्या देखिए, मैं आपको आधुनिक परिवेश में क्या क्या समस्याएं हैं वो हम बता रही हैं कि हमारे यहाँ जो आधुनिक परिवेश में आप देखते होंगे कि मोस्टली जो कार्य हैं वो कास्ट के अकॉर्डिंग वर्णित हुए हैं, ठीक है। यानी आप किस कास्ट के हैं तो आप वही कार्य करेंगे, कोई और कार्य नहीं कर सकते। यानी मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पर्टिकुलर कास्ट निर्धारित है, हथकरघा के लिए पूरा एक जुल्हा कम्युनिटी को कहा जाता है कि भाई यही कार्य करेगी ये। तो ये जो हमारी पूर्वाग्रह वाली अवधारणा चली आ रही है, तो इस अवधारणा की वजह से भी हम अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कि हर कार्य के लिए कहीं ना कहीं जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति कास्ट वाला नामित कर लिया है कि भाई यही कास्ट वाला ये व्यक्ति कार्य करेगा। अब जैसे वर्तमान में एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने सुधार भी दिखाया है, ऐसा नहीं सुधार नहीं हुआ है, शहरों में काफ़ी सुधार आपको देखने को मिलेगा। तमाम ऐसे कार्य हैं जो पहले पर्टिकुलर कोई कास्ट विशेष कर रही थी, आज वो जो कार्य जो है लगभग सभी लोग कर रहे हैं। यानी शहरों में अब एक आम बात हो गई। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, एग्जाम्पल लेता हूँ जैसे ब्यूटी पार्लर हुआ, ठीक है, हेयर सैलून वाला एग्जाम्पल हुआ। पहले क्या हुआ, एक जातिगत आधार पर एक कार्य किया जाता था, लेकिन अब शहरों में ऐसा हुआ, शहरों में बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी इसमें शामिल हैं। यानी ब्यूटी पार्लर्स की में तो भाई महिलाएं मोस्टली इसमें जाती हैं, ठीक है। तो कार्य क्या था, पहले क्या था, एक जातिगत बिलोंग करता था, एक जाति से बिलोंग करता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें सुधार भी आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी में सुधार आया है। बहुत से कार्य ऐसे में सुधार नहीं आया है, बहुत से कार्य भी जातिगत आधार पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सब जो सोचें हैं हमारी वो पूर्वाग्रह से सोचें, इन्हें बदलना होगा, तभी हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। यानी कि आपने देखा होगा मत्स्य पालन को लेकर तमाम लोग कहते हैं, मैंने सुना है अपने ग्रामीण परिवेश में ही देखें कि भाई फलानी कास्ट वाली मछली पाल सकते हैं और कोई नहीं पाल सकता। तो ऐसी जो सोचें हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं या आर्थिक आय के स्रोत हैं, उन्हें सृजित करने में बाधा बनती हैं, ठीक है। तो इन सब सोचों को हमें दरकिनार करना होगा। हमें अपनी आय बढ़ानी है तो यकीन मानिए हमें कार्य करना होगा। कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। यानी हम उसे कास्ट से जोड़ देंगे, भाई फलानी कास्ट वाला ये व्यक्ति कार्य करेगा, हम नहीं कर सकते हैं, तो यकीन मानिए हम आय का स्रोत भी खो देंगे। खैर वर्तमान में आपके यहाँ आप देख रहे हो परिवर्तन आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे सारे कार्य कर रहे हैं जो पहले किसी एक जातिगत कार्य से बिलोंग करते थे, अब वो अन्य जातियों के द्वारा, अन्य जातीय लोगों के द्वारा भी अपनाए जा रहे हैं, ठीक है। तमाम एग्जाम्पल है मेरे सामने। तो वही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि हम ये सब कार्य कर सकते हैं। कर तो हम तब सकते हैं जब हमारे यहाँ पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होते। दूसरी बात यहाँ पर वही बात कही गई है कि अधिकांश ग्रामीण महिलाएं गैर कृषि कार्यों से रोजगार प्राप्त करती हैं, कृषि कार्यों से रोजगार प्राप्त करती हैं, जबकि पुरुष गैर कृषि कार्यों से। लेकिन वर्तमान में हमने देखा गया है कि महिलाएं भी गैर कृषि कार्यों में, यानी जैसे खेती बाड़ी के अलावा भैंस वगैरह जो हुआ, गाय वगैरह, इनसे भी अब महिलाएं जो अपना अर्जन कर रही हैं। तो वो बात आप परिवर्तन देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए भारत में विविधीकरण के अंतर्गत आपने ये पॉइंट तो आपने ऊपर लिख लिए थे, ये वाले पहला पॉइंट लिख लिया था, यही पॉइंट था और तो कोई पॉइंट था ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपने ये नोट कर लिया यहाँ पर। अब इसी में सब पॉइंट है पशुपालन, कि हम किसके जरिए हम अपने यहाँ ये सब चीज़ें बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए भारत की बात करें तो भारत के किसान समुदाय प्राय मिश्रित कृषि पशुधन व्यवस्था का अनुसरण करते हैं,
जैसे यहाँ में इसमें गाय, भैंस, बकरियाँ, मुर्गी, बतख आदि यहाँ पर बहुतायत में पाई जाने वाली प्रजातियाँ हैं। अब इसमें भी एक अंतर है, उत्तर भारत के किसान जो है मोस्टली क्या है, शाकाहारी हैं, यानी कौन है यहाँ पर, वेजिटेरियन है। तो ऐसे में उत्तर भारत के किसान जो है वो गाय भैंस ही पालते हैं, मछली वगैरह या फिर मुर्गी वगैरह, ये बतख वगैरह ये नहीं पालते हैं। वहीं दक्षिण भारतीय किसान जो है उसमें मांसाहार भी शामिल हो जाता है उनका, बंगाल वाले में भी मांसाहार शामिल हो जाता है, तो वो लोग ये सब पाल लेते हैं। और उत्तर भारत में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आप उत्तर भारत में मुर्गी वगैरह बहुत कम, ठीक है, यानी कि आपके 100 परिवार में मुश्किल से एक परिवार पाल रहा होगा, ठीक है। ये एक जनरली आप सर्वे करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपने देखने को मिला है। तो पशुपालन की दृष्टि से हम अपने देश का देखें तो एक चार्ट है जो आपके सामने है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पशुपालन में मुर्गी का स्थान है, 58% मुर्गी पाली जाती है, 24% में आपके यहाँ मवेशी आते हैं, गाय भैंस, 16% में बकरियाँ आती हैं, 1% में सूअर आते हैं और 1% में अन्य आते हैं। ये आप ये चार्ट बना लेना, ठीक है। ये किसके द्वारा जारी किया हुआ की गई रिपोर्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, इसकी रिपोर्ट है ये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसने रिपोर्ट की है कि भाई हमारे यहाँ भारतीय जनसंख्या उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, मुर्गी पालन का है, ठीक है। चूंकि उत्तर भारत की मत ऐड करिए, आप दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत, ये सब ऐड कीजिए, ठीक है। तो आप ये पाएंगे यहाँ पर मुर्गी पालन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद फिर मवेशी पालन आता है। तो वही बात है, ये चार्ट बना लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर अगर आज के परिवेश में बात करें तो आज कृषक क्षेत्र के, यानी आज प्रसारण क्षेत्र के देश के 7 करोड़ छोटे और सीमांत किसान। देखिए सीमांत किसान का मतलब आप बार बार सीमांत किसान पढ़ रहे हैं, वर्ड होता क्या है। छोटे किसान का तो मतलब ये हो गया कि भाई बिल्कुल छोटा किसान है, उसके पास भूमि के संसाधन बहुत कम है, आय के स्रोत बढ़ाने के संसाधन कम है। सीमांत का मतलब ये है कि भाई उसके पास साधन तो है लेकिन वो ना तो बड़े किसान में ही आ जाता है ना ही छोटे में आता है, यानी कि मध्यवर्ती में है, यानी मझला बोल सकते हैं, मझला किसान, ठीक है, मध्यवर्ती भाग में आ जाता है, तो उसे सीमांत किसान की संज्ञा दे दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो ये पॉइंट यहाँ पर आप नोट कर लेना, ठीक है, नोट कर लिया होगा। आप देख पा रहे हैं, आपने देख लिया यहाँ पर ये जो चार्ट है ये बना लिया होगा। और चार्ट किसके द्वारा जारी किया गया ये आप लिखने की जरूरत नहीं है, चार्ट बना लीजिए, झंझट खत्म हो जाएगी। यहाँ पे एक बार चार्ट मैं फिर सिखा दे रहा हूँ, इसे पॉज कीजिए वीडियो को और इस चार्ट को आप बना लीजिए, ठीक है, इसी लहजे में कि हमारे यहाँ कितना कितना योगदान किसका है। ये आपके सामने चार्ट है और किसके द्वारा जारी किया गया चार्ट है ये, ठीक है। ये जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा हमारे देश में कितना कितना वितरण है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ बताया गया है कि हमारे यहाँ मवेशी कितने कितने हैं वो बताया गया है। देखिए थर्ड पॉइंट नोट करेंगे, 2012 में भारत में 300 मिलियन मवेशी थे, इसमें 108 मिलियन भैंसें थी, यानी हमारे यहाँ लोग भैंस का दूध ज़्यादा पीते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोग गाय से ज़्यादा भैंस का ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ 108 मिलियन के भैंसें ही भैंस थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सर्वे कह रही है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर हमारे यहाँ 1951-2014 की, तो इस दौरान हमारे यहाँ देश में दुग्ध उत्पादन 8 गुना से अधिक बढ़ गया है, यानी हमारे यहाँ दुग्ध उत्पादन में एक अपेक्षा, यानी कि हमारे यहाँ कहते नहीं है, एक अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। और ये वृद्धि कहाँ से आई है, ये ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था, ठीक है, इसके द्वारा हमारे यहाँ ये दूध की जो है वृद्धि देखने को मिली है। आपने देखा होगा तमाम सहकारी कार्यक्रम चलाए गए, गुजरात से स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, ठीक है, तो उस वजह से हमारे यहाँ दुग्ध उत्पादन बढ़ पाया है। वही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट नोट कर लिया। इसके अलावा कृषि के विविधीकरण के कार्यों में मत्स्य पालन आ जाता है, मछली पालन। आपको पता होगा जो मछुआरा समुदाय है या मत्स्य पालक समुदाय है, ठीक है, तो ये जलागार को माँ या दाता की संज्ञा देते हैं, माँ या दाता मानते हैं। इनका मतलब ये है कि जलागार जो है हमें खाने के लिए मछली, ठीक है, या भोजन प्राप्त करते हैं। आपको पता होगा कि जो गंगा नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र का जो पूरा वाला हिस्सा है आपका, ठीक है, यानी गंगा नदी तंत्र के किनारे बसे हुए लोग थे, उनका प्रमुख आहार आपने जब पढ़ा होगा प्राचीन भारत में, ठीक है, आहार उनका वही था, मछली और चावल ही आहार था, क्योंकि और कोई चीज़ें उगती नहीं थी, सिर्फ मछली और चावल की उपलब्धता थी। तो उनका आहार भी आज भी आप देखते होंगे, उनके आहार में ये चीज़ें आज भी डाइट में शामिल हैं, मछली और चावल, ठीक है। यानी पूर्व के भारत में आप देखें, यहाँ पर यहाँ जा रही है गंगा, निकल के जा रही है, यानी कि यहाँ से आप पूर्वी यूपी से लेकर आप पूरा बिहार, वेस्ट बंगाल तक जाएं तो वहाँ उनके आहार में आज भी मछली चावल का प्रचलन होता है, ठीक है। आज भी उनके त्यौहार या फिर उनके फंक्शन वगैरह मछली चावल एक आम बात है, ठीक है। तो वो आहार बन चुका है, आहार इसलिए बन चुका है क्योंकि भाई उस समय कुछ था ही नहीं खाने के लिए, कुछ और अनाज भी नहीं थे, तो उस समय मछली उपलब्धता थी गंगा के किनारे के वजह से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ ये पहला पॉइंट ये नोट कर लेना आप, ठीक है, यानी कि ये संज्ञा हमारे यहाँ दी गई है। इसके अलावा भारत के बजट में भी, ठीक है, देखिए आजकल अगर बात करें यहाँ पर
तो भारत के बजट में अभी तमाम प्रावधान आए हैं जो मत्स्य पालन बढ़ाने के लिए, फिशरीज़ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसे एक्वा कल्चर कहते हैं हम, इसको बढ़ाने के लिए तमाम प्रावधान वगैरह दिए गए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर बात करें सेकंड पॉइंट तो लिख लेना भारत में बढ़ती प्रावधानों में वृद्धि और कृषि मत्स्य पालन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करके आप लिख लेना कि भारत में बढ़ती प्रावधानों के जरिए मत्स्य पालन और जल कृषि को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं, ठीक है। यहाँ लिख देना आप सेकंड का ऐसे करके। और सेकंड का सब पॉइंट देखिए, आजकल अगर देश में बात करें तो आजकल हमारे यहाँ जो मत्स्य पालन है, मत्स्य उत्पादन में 64% तो अंतर्वर्ती क्षेत्रों से। अंतर्वर्ती का मतलब ये है कि देश के अंदर तालाब, झील, नदियाँ जो देश के अंदर उपस्थित हैं उनसे प्राप्त हो रहा है। और 36% हमारे जो तटवर्ती, समुद्र से तटवर्ती जो राज्य हैं जिनका बॉर्डर समुद्र से टच हो रहा है, जहाँ से हम मछलियाँ पकड़ते हैं इस तरह से, ठीक है, 9 राज्य हमारे जो हैं इनसे हमें प्राप्त हो रही है। 34% जो क्षेत्र है मछली वाला, 34% मछली उत्पादन है वो हमारा इन राज्यों से प्राप्त हो रहा है। और बाद बाकी 34% से लिख गया मैं 36%, ठीक है, 36% हमें इन जो हमारे क्षेत्र है समुद्री तटीय वाला वहाँ से प्राप्त हो रहा है। और 64% हमारे भारत के राज्य में यानी अंदर से यहाँ मछलियों की ये झीलें वगैरह स्थापित की गई हैं, फार्म वगैरह बनाए गए, वहाँ से मिल रहा है हमें, वही बात यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना ये पूरा लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर बात करें यहाँ पर कि हमारे यहाँ जो मछली उत्पादन है इसका जीडीपी में कितना योगदान है, तो मत्स्य उत्पादन का सकल घरेलू उत्पाद में 0.8% का योगदान है, लिख लेना आप, ठीक है। सेकंड का सेकंड सब पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मत्स्य उत्पादकों के प्रमुख राज्यों की बात करें तो वही राज्य हैं जहाँ पर पहले मछली पालन यानी कि जहाँ के आहार में मछली और चावल शामिल था, वही राज्य सबसे प्रमुख हैं। यहाँ पर पहले आपका राज्य सबसे पहला आता है पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये अब अगला पॉइंट नोट कर लेना, थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात और बताई गई है कि मछली वाला व्यापार जो है उसमें महिलाओं का अच्छा खासा योगदान है, ठीक है। यानी महिलाएं जो है मछली पकड़ने का काम तो नहीं करती हैं, लेकिन उनको निर्यात करने का और आंतरिक मत्स्य व्यापार को संचालन करने का जो कार्य है वो महिलाओं का ही है। आप देखते होंगे जो तमाम मंडियाँ वगैरह होती हैं, आपने साउथ इंडिया वगैरह अगर कहीं घूमने गए हैं तो आपने देखा होगा महिलाएं सड़कों के किनारे जो मछली वगैरह काटती और बेचती हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा टीवी वगैरह में देखते होंगे महिलाएं, मुख्यतः महिलाएं कार्य करती हैं, ठीक है, बेचने का ये सब काम करने का। तो यहाँ पर आप नोट कर लेना चौथा पॉइंट कि यद्यपि महिलाएं मछलियाँ पकड़ने के काम में नहीं लगी हैं पर 60% निर्यात और 40% आंतरिक मत्स्य व्यापार का संचालन उन्हीं के हाथों में, किनके हाथों में, महिलाओं के हाथों में है, ठीक है। आगे बात करते हैं उद्यान बागवानी यानी जिसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं, बागवानी प्रकृति, ठीक है। आप बागवानी में जानते हैं कि बागवानी में केवल फलों का उद्यान नहीं होता है, फल नहीं आते बल्कि फसलें भी आती हैं, औषधि फसलें भी आती हैं, पुष्प भी आते हैं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत इसी सबका शाखा है, सुगंधित पौधे वगैरह भी आते हैं, मसाले आते हैं, ठीक है, सब्जियां वगैरह आती हैं, ये सब बागवानी हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो भारत जो है यहाँ पर विभिन्न विभिन्न मृदाएं पाई जाती हैं, मिट्टियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न जलवायु पाई जाती हैं। तो आपको पता होगा अगर हम इसमें प्रगति करें, बागवानी उद्यान बागवानी में अगर प्रगति करें तो हमारे यहाँ हम ये सब चीज़ें भी उगा सकते हैं। तो यहाँ पर उद्यान बागवानी हेडिंग डाल लेना, इसमें लिख लेना, ठीक है। इनमें प्रमुख कौन कौन से उद्यान बागवानी में है, फल, सब्जियाँ, रेशेदार फसलें, औषधि, सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफ़ी आदि, ठीक है। पहला पॉइंट आप यही लिख लेना। अब देखिए यहाँ पे अगर भारत में बागवानी क्षेत्र जो है इसकी बात करें तो बागवानी क्षेत्र जो है समस्त कृषि उत्पाद का लगभग 1/3 और सकल घरेलू उत्पाद का 6% है। यानी हमारे यहाँ बागवानी का जीडीपी में योगदान 6% का है, बागवानी सेक्टर का, ठीक है। क्योंकि फल वगैरह का उत्पादन हमारे यहाँ अच्छा खासा होता है। आप देखते हो कश्मीर वगैरह के सेब वगैरह हुए, जो आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह हुए, ठीक है, वो सब इसी में आ जाते हैं, ठीक है। सुगंधित पौधे, मसाले, औषधियाँ वगैरह इसी में आ जाती हैं, बागवानी में आ जाती हैं, जिसका योगदान हमारे यहाँ अच्छा खासा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमारा देश अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमारे देश में कुछ फल हैं जिनके लिए अग्रणी है। भारत आम, केला, ठीक है, अग्रणी है। यानी कि यहाँ पर आप इसमें लिख लेना कि भारत आम, केला, नारियल, काजू जैसे फलों और अनेक मसालों के उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश माना जाता है। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि कुल मिलाकर फल सब्जियों के उत्पादन में हमारा विश्व में दूसरा स्थान है। अब कमेंट में आपको विश्व में हॉर्टिकल्चर के मामले में किस देश का उद्यान बागवानी के मामले में पहला स्थान है फल सब्जियों के उत्पादन में, वो आपको बताना है। वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको बताना है। थोड़ा सा अपनी किताबों को उलटना पलटना है, थोड़ा गूगल सर्च करना है, आपको ये बताना है कमेंट करके कि हमारे विश्व में कौन सा देश जो है जिसका फल सब्जियों के उत्पादन में पहला स्थान है। भारत का तो दूसरा स्थान है, लेकिन आप पहला स्थान कौन सा है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ हमने देखा होगा कि बागवानी के चलते हमारे यहाँ, ठीक है, यहाँ पे बताया गया है
कि पुष्पारोपण, पौधशाला की देखभाल, संकर बीजों का उत्पादन, ऊतक संवर्धन, ठीक है, या फिर खाद्य प्रसंस्करण ग्रामीण बनाव के लिए अब तक आय वाले रोजगार बन गए हैं। यानी कि इन सब हॉर्टिकल्चर के तहत हमारे यहाँ ये सब चीज़ें क्रियाकलाप हो रहे हैं। और ये सब क्या काम कर रहे हैं, ये सब हमारी महिलाओं की आय, हमारी माताएं बहनाएं, उनकी आय बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर रोजगार बन गए हैं। यही बात यहाँ पे बोली गई है। देखिए यहाँ पर अगर हम संख्या की दृष्टि से देख लें, ये बात कही गई है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर संख्या बल की दृष्टि से देख लें तो हमारा पशुधन बहुत प्रभावशाली दिखाई देता है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में उसका उत्पादन स्तर बहुत ही न्यून है। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिका, यूरोप की जो गाय वगैरह होती हैं, दुधारू नस्ल की जो गायें होती हैं, उनकी तुलना में हमारा जो मवेशी तंत्र है, मवेशियाँ हैं, वो इतने ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाते हैं। ये हकीकत बात है, क्योंकि हमने नस्ल सुधार वगैरह तमाम सरकार ने प्रोग्राम वगैरह चलाए, लेकिन आज भी आपने देखा होगा कि नस्ल वगैरह नहीं सुधर पाई है, ठीक है। नहीं, आज भी हमारे यहाँ जो समय से पहले भैंस वगैरह होती है, जानवर वगैरह, मवेशी वगैरह होते हैं, बीमार होकर ख़त्म हो जाते हैं, या फिर बीमारी के कारण दूध वगैरह जो है उनका उत्पादन कम हो जाता है। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ एक आम बात है, ठीक है। तो अगर हम यूरोप की तुलना देखें, अमेरिका की तुलना में देखें, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोट करके लिख लेना, ये हॉर्टिकल्चर से नहीं है, ये आपका पशुपालन में था पॉइंट, लेकिन उन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। तो यहाँ लिख लेना कि यद्यपि संख्या बल की दृष्टि से तो हमारा पशुधन बहुत ही प्रभावशाली दिखाई देता है, पर अन्य देशों की तुलना में उसके उत्पादक स्तर यहाँ पर बहुत ही न्यून है। यानी हमारा पशुधन का उत्पादन जो है बहुत ही कम है, ठीक है। खास करके बात करें कि यहाँ पशुओं की नस्ल सुधारने तथा उत्पादकता वृद्धि के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ नहीं किया गया है। अब तक बहुत कम मात्रा में किया गया है, कुछ जगहों पर ही किया गया है, बहुत कम नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा स्तर पर नहीं किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है, ठीक है, ये सब। अब देखिए ये सब पॉइंट पूरा हो गया हॉर्टिकल्चर वाला। इसमें यह भी कहा गया है कि इसके अलावा हमें बिजली, शीतगृह, विपणन माध्यम, ये सब विकास करना है। ये सब आप ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है अन्य रोजगार या आजीविका विकल्प, यानी कि इसमें हमारे जो हैं कृषि के अलावा हमें ग्रामीण क्षेत्र में कौन कौन से आजीविका के विकल्प हो सकते हैं। देखिए आपने हेडिंग डाल ली होगी कि अन्य रोजगार या आजीविका विकल्प। आप सभी को पता है कि हमारी 21वीं सदी जो है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर खाद्य सुरक्षा और धारणीय विकास के संदर्भ में यहाँ पर जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसका योगदान यहाँ पे अतुलनीय है, यानी निर्णायक योगदान है यहाँ पर। यानी पूरा जो आपकी 21वीं सदी है, इसने पूरा ये माहौल ही चेंज कर दिया। यानी कि आपके जो सूचना प्रौद्योगिकी ने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया, पूरा क्षेत्र ही चेंज कर दिया। क्यों, कहने का मतलब क्या है कि पहले क्या था, पहले ये था कि हमें पता ही नहीं चल पाता था कि हम खेती कर रहे हैं, और हमें ये पता ही नहीं चल पाता है। हम यहाँ पे आज मान लीजिए आज हमने खेत में पानी लगा दिया, और मान लीजिए कल बारिश भी होनी है, कल सुबह तक का टाइम वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान किया है, उसका बारिश भी होनी है, और हमें पता ही नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी ने यही किया कि जो आपके इसरो, IMD यानी कि इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इनके जो आंकड़े थे, इनके एनालिसिस वगैरह थे, वो हम तक पहुँचाए हैं। उन्होंने ये बताया भाई आज इतने दिनों बाद या इतने समय में कोई तूफान आने वाला है, पानी आने वाला है, बारिश आने वाली है, आंधी आने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग सचेत हो जाते हैं, ठीक है। यानी पहले से सचेत हो जाते हैं भाई इससे पहले हमें ये काम कर लेना है, या फिर इससे पहले हमें ये काम निपटा लेना है। जैसे अभी आपने देखा है अभी हाल के दिनों में कि जो है अभी आपके मौसम विभाग ने पूरा एक नोटिस जारी कर दिया कि अभी आपके 2 से 3 दिन के लिए, देखिए अभी एक बात तो मैं बता दूं, ये लेक्चर एक्चुअली अब अभी से मतलब ये नहीं है कि ये लेक्चर आप जिस डेट में देख रहे हैं उस डेट से, मैंने कि आप लेक्चर की डेट देखिए। लेक्चर में जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वाला लेक्चर ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 20 अप्रैल सन 2020 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, आप ये मत सोचना आप कभी बाद में देख रहे हो लेक्चर कहें सर ने बोल दिया वीडियो में 2 दिन बाद पानी आने वाला है, आप उसके इंतजार में बैठे हो, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, ठीक है। तो यहाँ 20 अप्रैल 2020 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर, और इस टाइम पर जो है मौसम विभाग का अनुमान था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ राज्यों में, उत्तर भारत के राज्यों में बूंदाबांदी और आंधी भी आ रही है, ठीक है। तो वही मैं देख के बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें जो कैसे पॉसिबल हैं, ये सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव की वजह से ही आप लोगों तक पहुंच पाती हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का रोल इनमें अहम है। यहाँ पर आप तमाम सॉफ्टवेयर हैं, तमाम आपके प्रोग्राम्स हैं, तमाम आपके इसरो के सैटेलाइट्स वगैरह हैं, वो पूरा मौसम का पूर्वानुमान करते हैं, मौसम का पूरा एनालिसिस करते हैं कि भाई मौसम की दशा कैसी रहने वाली है, ठीक है। और वो सब जानकारी आपको सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, जनसंचार के साधनों के माध्यम से आपको वो पता चल जाती है, ठीक है, कि भाई आपने इस समय गेहूं में पानी देना है। अब पानी देने से पहले आपको पता चल गया मौसम विभाग के जरिए कि भाई 2 दिन बाद बारिश ही होने वाली है अच्छी खासी, तो आप पानी नहीं देंगे, ऐसे करके आपको पानी के पैसे बच गए। तो कहीं ना कहीं इसने भी एक अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज नोट कर लेना, पहला पॉइंट इसमें, यहाँ पर 21वीं शताब्दी में देश में खाद्य सुरक्षा और धारणीय विकास में सूचना प्रौद्योगिकी निर्णायक योगदान दे सकती है, ठीक है। इसके अलावा लिख लेना इसी में, इस प्रौद्योगिकी द्वारा उदीयमान तकनीकों, कीमतों, मौसम तथा विभिन्न फसलों के लिए मृदा की दशाओं की, ठीक है,
यहाँ पर लिख लेना उपयुक्तता की जानकारी का प्रसारण हो सकता है, यानी इस तकनीक से इन सब की जानकारी हमें मिल जाती है, यानी मौसम का पूर्वानुमान वगैरह हम ये कर पाते हैं। इसके अलावा कृषि से रिलेटेड हमारे तमाम जो जानकारी है, कृषि से रिलेटेड हमारे जुड़े हुए तमाम सवाल हैं, वो हम विशेषज्ञों के जरिए इस टेक्निक के जरिए, सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अपने किसानों तक पहुंचा सकते हैं, हमारे किसान भाइयों तक पहुंचा सकते हैं। आपने देखा होगा तमाम तकनीकी विशेषज्ञ वगैरह, जैसे आपने देखा होगा कि डीडी किसान एक चैनल लॉन्च किया दूरदर्शन की तरफ से, ठीक है, डीडी किसान चैनल लॉन्च किया केवल किसानों की समस्याएं जो थी, किसानों से रिलेटेड जो इश्यू थे उनको हैंडल करने के लिए, खेती की लागत, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए, ठीक है, खेती में लागत को न्यून करने के लिए। तो ऐसे तमाम तरह के साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। उद्देश्य सबका एक ही है कि भाई कैसे भी करके जन सामान्य के जरिए, जन संचार के जरिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सूचना मुहैया करवाई जाए ताकि खेती में अमूलचूल परिवर्तन आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नोट करके लिख लेना, यहाँ पर एक परियोजना है तमिलनाडु में, तनवा, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर कि तमिलनाडु में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण देने के लिए तनवा नामक परियोजना प्रारंभ की गई है, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला पॉइंट बस यही लिख लेना, आप ये समझ आए तनवा कहाँ की परियोजना है तो बता देंगे, ठीक है। तो परियोजना में अब यहाँ पे तमाम तरह के प्रोग्राम यहाँ पे चलाए गए हैं, जैसे कृमि खाद बनाई जा रही है, ठीक है, कृमि वगैरह से खाद बनाने का काम है, ठीक है। इसके अलावा लघु कुटीर उद्योग वगैरह यहाँ पे चलवाए जा रहे हैं, जैसे मशरूम की खेती है, साबुन, गुड़िया बनाना, ठीक है, इन सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो तनवा नामक जो यहाँ पर है ग्रामीण महिलाओं को, यहाँ पर जो है ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए तनवा नामक परियोजना यहाँ पे चलाई जा रही है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो आपने लिख लिया नोट करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारे यहाँ देश में यहाँ पर सांसदों द्वारा दत्तक ग्रहण, यानी एक गांव गोद लो वाली प्रक्रिया आपने सुनी होगी कि हमारे यहाँ जब मोदी सरकार आई तो मोदी सरकार के आने के फलस्वरूप सांसदों के द्वारा या फिर अधिकारियों के द्वारा एक गांव गोद लो वाली प्रक्रिया, ये योजना भी चालू की गई, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि अक्टूबर 2014 में भारत सरकार ने सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों में से संसद आदर्श ग्राम योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की, ठीक है। यहाँ पर क्या था इस योजना में, इस योजना के तहत भारत के सांसदों को एक गांव की पहचान करनी थी और उन्हें विकसित करने की जरूरत थी। ध्यान ये रखना था कि भाई ये गांव जो है संसद महोदय की पत्नी का गांव या फिर उनका खुद का गांव ना हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है कि सांसदों का खुद का या फिर पत्नी का गांव नहीं होना चाहिए, ये ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है। यानी यहाँ पर एक कंडीशन ये थी कि भाई अपना गांव का विकास तो आप सभी लोग कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे गांव का विकास करें तो मालूम ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर रख दी गई कि आपको अपनी पत्नी का गाँव तो नहीं, यानी कि अपनी पत्नी का गाँव नहीं होना चाहिए और आपका खुद का गाँव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी गाँव हो आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ये योजना चलाई गई थी। उद्देश्य यही था कि जिन गाँव की आबादी है, यानी भारत में 2500 से अधिक गांव वगैरह हैं, वो यहाँ पर लिए गए थे, गोद लिए गए थे संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर उनसे कितना सुधार आया, क्या नहीं आया, देखिए इन सब चीज़ों का वही अर्थ यही था कि गांव में कैसे करके हमें आधारिक संरचना है उसको बढ़ाना है, क्या करना है, यहाँ के लोगों को कैसे रोजगार मुहैया करवाना है, ठीक है। लेकिन हालांकि आप सभी लोग जानते हैं योजनाएं बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी योजनाएं, बड़ा उनका वो होता है, हल्ला होता है, लेकिन एंड तक पहुँचते पहुँचते सब वो एकदम कहते नहीं है, बिल्कुल ढीली पड़ जाती हैं, ढाल पड़ जाती हैं। वही यहाँ भी हुआ कि हमने सब ये योजनाएं वगैरह ली, ये आदर्श ग्राम योजना, फलानी आदर्श ग्राम योजना, लेकिन सब कागजों में चलती हैं ये, ठीक है। हकीकत बात यही है। तो नोट 2 में आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इसी में आगे बढ़ने से पहले लिख लेना, सांसद वर्ष 2016 तक यहाँ पर एक मॉडल गांव के रूप में विकसित करना था, लेकिन 2019 से यहाँ पर 2 गांव यहाँ पे दे दिए गए हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ 2 और गांव विकसित करने हैं और भारत में 2500 से अधिक गांव, ठीक है, और पहाड़ी यहाँ पे लिख लेना सम्मिलित करने की योजना, यही लिख लेना केवल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं धारणीय विकास और जैविक कृषि। जैविक कृषि का अर्थ क्या है और धारणीय विकास ये क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अर्थ था, परिभाषा थी, मैंने आपको जब रूरल अकेडमी पे लेक्चर लिया था मैंने इन्वायरमेंट वाला, वहाँ भी बताया था क्वेश्चनों में। धारणीय विकास का मतलब ये होता है कि भाई अपनी वर्तमान की ज़रूरतें, अपने आने वाले भविष्य, आने वाले बच्चों के भविष्य की ज़रूरतों को बिना नुकसान पहुँचाए अपने वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना धारणीय विकास में आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें पेट्रोलियम संसाधनों की ज़रूरत है, ठीक है, तो पेट्रोलियम संसाधनों का एक सुनियोजित पूर्ण रूप से उनका दोहन करें ताकि हमारे भविष्य के लिए भी, हमारे भविष्य में जो बच्चे हैं हमारे जो है उनको भी पेट्रोलियम का लाभ मिल जाए, ठीक है, और वर्तमान में हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पेट्रोलियम से पूरी हो जाएं, ठीक है। तो ये क्या धारणीय विकास में आ जाएगा, यानी कि हम वर्तमान में कुछ चीज़ें उपयोग कर रहे हैं वो भविष्य में भी अवेलेबल हैं, ठीक है, भविष्य में उनका नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, तो धारणीय विकास में आ जाता है। तो ऐसे में एक शब्द जुड़ता है जैविक कृषि, ऑर्गेनिक खेती, ठीक है। ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि जैसे बहुत अक्सर प्रचलन में है, ये क्या है ये, ठीक है।
देखिए, आप सभी को पता है कि जो गहन खेती वाली प्रणाली हमारे यहाँ स्थापित हुई, जैसे आपने देखा होगा कि हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में हमने अंधाधुंध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का, कीटनाशकों का प्रयोग किया। उससे ये हुआ कि हमारे आसपास का वातावरण जो था वो दूषित हो गया, कीटनाशक युक्त हो गया, और उसका जो प्रभाव था कहीं ना कहीं हमारे मानवीय जीवन पर, हमारे पशुओं पर पड़ा। ठीक है, और आपने देखा भी होगा कि तमाम तरह से, और जो लेडीज वगैरह होती थी उनमें जो है गर्भपात वगैरह होना, ठीक है, इसके अलावा बच्चों के अंदर तमाम तरह के रोग वगैरह उत्पन्न होना, आंखों से संबंधित रोग होना, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, तो ये सब आप देख रहे होंगे वर्तमान में। ठीक है, तो वो सब हुए कहाँ से रोग? वो सब हमारे जो फसलों में अंधाधुंध तरीके से कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं, इनसे ये सब उत्पन्न हुआ। तो वर्तमान के वैज्ञानिकों का कहना ये है, उनका कहना ये है कि जो कीटनाशक वगैरह जो होते हैं, रासायन वगैरह जो होते हैं, इनका प्रयोग हम खेती में करते हैं, एक तो ये लागत तो बढ़ाते हैं, यानी पहली बात तो इनसे खेती की लागत बढ़ जाती है, यानी कि जिस खेत में आप इन्हें यूज करेंगे तो इनसे उसकी लागत तो बढ़ जाएगी, यानी कि कीमत बढ़ जाएगी खेत में। ठीक है, इन्हें लगाने के फलस्वरूप उस चीज़ की। इसके अलावा इसका जो प्रतिकूल प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी है, स्वास्थ्य पर इनका अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी आप उत्पादकता बढ़ाने के लिए लगाते तो हैं, लेकिन इनका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो क्यों ना हम ऐसी तंत्र स्थापित करें, ऐसा जैविक तंत्र स्थापित करें जिसमें प्राकृतिक सिद्धांतों, प्राकृतिक नियमों का प्रयोग करते हुए हम खेती करें। ठीक है, हो सकता है उत्पादन तो यहाँ पे कम रहे, लेकिन हमें उससे लाभ बहुत हैं, दीर्घगामी या दूरगामी लाभ भी बहुत हैं। यानी हमारे यहाँ पर मृदा की धारणी क्षमता है, मृदा की जो क्षमता है वो भी उर्वरता बनी रहेगी, यानी मृदा की उर्वरता भी बनी रहेगी। इसके अलावा जो वातावरण है वो भी हमारा दूषित नहीं होगा, हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो भी दूषित नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, मवेशी पर प्रभावित नहीं होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ लागत भी कम हो जाएगी। यानी हम जैविक कृषि के प्रयोग से अगर खेती करेंगे तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। यानी मान लीजिए अभी यानी एक गेहूं की फसल उपजाने में खाद बीज लगा के आपकी अच्छी खासी लागत आ जाती है एक बीघे के हिसाब से। अब जब आप जैविक कृषि करेंगे तो लागत आपकी लगभग 1/4 तक कम हो जाएगी। ठीक है, 3/4 तक कम हो जाएगी, सॉरी 1/4 बोला हूँ, 3/4 तक कम हो जाएगी, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर पहला पॉइंट इसमें, ठीक है, कि भारत में परंपरागत कृषि जो है वो पूरी तरह से रासायनिक और उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों पर आधारित है। और इसी में सब पॉइंट, ये विषाक्त तत्व हमारी खाद्य पूर्ति और जल स्रोतों से निःसृत हो जाती हैं और हमारे पशुधन को और मानव जीवन को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, इससे लिख लेना साथ में, इससे मृदा उर्वरता क्षीण हो जाती है और प्राकृतिक पर्यावरण का भी नाश होता है। ठीक है, ये लिख लेना पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ठीक है, अतः विकास की धारणीता के लिए पर्यावरण मित्र प्रौद्योगिकी विकास के प्रयास के लिए या अनिवार्य हो गई है। ठीक है, ऐसी ही प्रौद्योगिकी जैविक कृषि कहा जाता है, यानी ऐसी प्रौद्योगिकी क्या कहते हैं हम? जैविक कृषि इन्हें कहते हैं। सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसका मतलब यही है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखती है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करती है। ठीक है, यानी इसी में लिख लेना, यह ऐसी पद्धति है जो पर्यावरण संतुलन को स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। ठीक है, यानी उसे किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया जैविक कृषि के लाभ क्या क्या हैं। ठीक है, जैविक कृषि के लाभ और एक और जैविक कृषि की हानियाँ। तो पहले जैविक कृषि के लाभ डाल देते हैं। ठीक है, पहला लाभ इसका यहाँ पर यही है कि जैविक कृषि जो है वो महंगे आगत, यानी संकर बीज, जो हाई यील्ड वैरायटी वाले बीज जो बोलते हैं, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, इनके स्थान पर जो स्थानीय रूप से बने हुए जैविक बीज हैं, यानी कि जिन्हें आपने खुद से उपजाया है और उन्हें आराम से प्रसंस्कृत करके बोया है, यानी उन्हें आराम से जो है आपने, जैसे आपने देखा होगा खाद वगैरह, यानी जो बीज वगैरह होते हैं उन्हें लोग क्या बोलते हैं, राख वगैरह में, गोबर वगैरह में मिला देते हैं, जिससे उर्वरता बढ़ जाती है। ऐसे करके फर्टिलाइज करके उन्हें जो है बाद में बो देते हैं बीजों को। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है, यानी जैविक कृषि की जो महंगी आगतें हैं उनको कम हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, और यहीं लिखा गया है कि ये जो चीज़ें होंगी ये आगत सस्ते प्रतिफल हैं और इसी कारण इन पर निवेश से प्रतिफल अधिक मिलता है। यानी हम सस्ती, यानी हमारी जब लागत कम आएगी तो क्या होगा, हमें मुनाफा भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारा जैविक पर्यावरण भी तो सुरक्षित रहेगा, वो रहेगा ही, यानी कि हमारी लागत भी कम होगी और स्वास्थ्यकर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही पहला पॉइंट जैविक लाभ लिख लेना कि जैविक कृषि से ये होता है, और सब पॉइंट इसका करके ये लिख लेना। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि भाई विश्व में अभी जैविक कृषि की, जैविक बाजार की डिमांड बढ़ रही है, जैविक ऑर्गेनिक खेती की डिमांड बढ़ रही है। रीज़न यही है कि पर्यावरण मित्र है, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो ये एक अच्छा विकल्प भी हो सकता है। ठीक है, आने वाले दिनों में एक अच्छा विकल्प भी हो सकता है भाई, क्योंकि विश्व में इसकी डिमांड बढ़ रही है, इस तरह की खेती की, इस तरह के उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है, ऑर्गेनिक उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जैविक कृषि जो है एक फायदे का सौदा भी हो सकता है ये। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही गई है। दूसरी बात स्वास्थ्यकर है, ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं, स्वास्थ्यकर भोजन यहाँ पे उपलब्ध करवाती है, तो ये बातें आप ऑलरेडी जानते भी हैं। ठीक है, यानी जैविक कृषि हमें वो स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध करवाती है, ये सब आप ऑलरेडी बात जानते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जैविक कृषि के दोष लिख लेना है, लाभ या हानि। ठीक है, तो हानि ये है कि यहाँ पर हमने ये देखा है कि जैविक कृषि की उत्पादकता जो होती है वो कम होती है, क्योंकि यहाँ पर HYB या हाई यील्ड वैरायटी वाले बीजों का प्रयोग नहीं किया जाता है, संकर बीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यहाँ पे परंपरागत जो बीज हैं हमारे, जिनसे उत्पादन कम होता था, उन्हीं बीजों का इस्तेमाल किया जाता था। अब चूंकि हमारे यहाँ वर्तमान में जनसंख्या का दबाव अंधाधुंध तरीके से बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि हमारे यहाँ ये तकनीक सफल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। हमें तो भाई कैसे भी ये लगता है, भाई कैसे भी हमारी खाद्यान्य जरूरतें पूरी हों, कुछ भी है, चाहे हम जहरी क्यों ना खाएं, लेकिन हमारी खाद्यान्य जरूरतें पूरी हों। तो ऐसे में क्या ये जैविक कृषि सफल हो पाएगी भारत जैसे देश में? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया है, अतः बहुत बड़े स्तर पर छोटे और सीमांत किसानों के लिए इसे अपनाना कठिन होगा। हकीकत बात है ये। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये देखी गई इसमें कि जैविक उत्पादों में रासायनिक उत्पादों की अपेक्षा शीघ्र खराब होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो HYB वाले बीज हैं, संकर बीज हैं, उनको इतना ज़्यादा उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दी गई है कि वो किसी मौसम में उनका जो फल होता है वो सर्वाइव कर जाता है, यानी कि वो अनुकूल यानी कि प्रतिकूल वातावरणीय दशाओं में वो फल जो होता है वो सर्वाइव कर जाता है, बच जाता है। ठीक है, खराब नहीं होता है। जबकि जो परंपरागत बीज वगैरह से उत्पन्न उत्पाद वगैरह हैं, इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, इनका जो कहते नहीं है, ये इनकी जो क्षमता जो होती है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती कि वो सर्वाइव कर पाएँ, तो इनके खराब होने की संभावना ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। तीसरी बात ये है कि बेमौसमी फसलें, ठीक है, बेमौसमी फसलें जो होती हैं वो आप परंपरागत खेती में नहीं कर सकते हैं। अब भाई रासायनिक खेती जब आप कर रहे हैं तो वहाँ पे बेमौसमी फसलें नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप रसायनों की तरफ से उन्हें आप सिंचित कर पाएंगे, सींच पाएंगे, उन्हें पोषक तत्व जो प्रोवाइड करवा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर परंपरागत खेती में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेमौसमी फसलों को जैविक कृषि में उत्पादन बहुत सीमित होता है। ये बेमौसमी फसलें यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आप मौसम के अकॉर्डिंग चल पाएंगे। जबकि हम जो आपकी कीटनाशकों वाली खेती है, रासायनिक खेती है, या फिर मॉडर्न खेती जिसे हम बोलते हैं, उस मॉडर्न खेती में आप बेमौसम फसलें भी कर पाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि तमाम फसलें ऐसी होती हैं जिनका स्थान कहीं और है। आपने प्राचीन समय में देखा होगा कि ठंडे स्थानों में उगाई जा रही है, लेकिन वो शुष्क स्थानों में भी उसे उगा देते हैं। बीजों में थोड़ा बहुत उनके जो जेनेटिक्स है, बीजों की जेनेटिक्स में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उगा देते हैं। तो ऐसी तकनीक अगर वर्तमान में हम अपनाते हैं, जैविक तकनीक, तो जैविक तकनीक वाकई में हमारे लिए एक सरदर्द भी बन सकती है। ये बात यहाँ पर लिखी गई है, लेकिन लाभ के अलावा दोष भी बताए गए हैं। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरा पहलू यहाँ पर ये भी है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सबसे बड़ी हर चैप्टर में एक ही बात कहता हूँ कि आप अपने यहाँ पॉपुलेशन को नियंत्रित कर लीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप अपने यहाँ जो अपने देश की जो जनसंख्या है इस पर नियंत्रण लगा लीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और ये अगर नियंत्रित नहीं होगी तो यकीन मानिए, चाहे आप कोई खेती अपना लें, रासायनिक अपना लें, मॉडर्न अपना लें, समस्याएं हर किसी में रहेंगी। और आप ये नियंत्रित कर लेंगे तो सारी समस्याओं की जड़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, हमें वर्क इस पर सबसे ज़्यादा करना है और सभी को जागरूक होना है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर नोट कर देते हैं यहाँ पे कुछ, जैसे महाराष्ट्र में नोट नहीं करना है, समझ लेते हैं। महाराष्ट्र में एक 1995 में गैर सरकारी संगठन, 1995 में प्रकृति नामक एक संगठन था, गैर सरकारी संगठन, जो कृष्ण मेहता जी थे एक, ठीक है, पर्यावरणविद, इनके संरक्षण में था। तो इन्होंने एक सुझाव दिया था कि भाई नागपुर के आसपास के संस्थान, नागपुर में शोध संस्थान है कपास का, क्योंकि महाराष्ट्र में कपास उत्पादन अच्छा खासा होता है, महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि भाई हमें जैविक खेती अपनानी चाहिए। लेकिन उस समय इनकी बात को इतना ज़्यादा वजूद नहीं दिया गया। लेकिन बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि संघ का आंदोलन वगैरह उभरा, ठीक है, तब फिर इनकी बात जो थी, इस पर शोध वगैरह हुए। ठीक है, तो उस शोध के उपरांत यहाँ पर बातें कही गई कि नहीं, वाकई में अब जैविक खेती की डिमांड बढ़नी चाहिए। ठीक है, शुरुआत में जब इन्होंने बात कही थी तो नागपुर का केंद्रीय कपास शोध संस्थान था, इन्होंने इस पर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की थी। इसने ये कहा था कि आप सारे भारत को वस्त्रविहीन कर देना चाहते हैं। वस्त्रविहीन का मतलब ये है कि भाई जैविक खेती करने लगेंगे तो उत्पादन होगा ही नहीं, उत्पादन न्यून हो जाएगा। तो ऐसे में हम कैसे मांग पूरी कर पाएंगे? कहने का मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि मांग, दिनों दिन मांग बढ़ रही है। मांग बढ़ने की वजह से जो कृषि है, कृषि पर दबाव बढ़ रहा है, और दबाव बढ़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तमाम तरह की मॉडर्न खेती, रासायन, उर्वरक लगाए जा रहे हैं, जिसके जरिए कैसे करके में ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पादकता हमारी बढ़े। ठीक है, हम उसमें ये नहीं ख्याल कर रहे हैं हमारी सेहत पर क्या असर पड़ेगा, सेहत पर हमारा क्या इस पर डिसएडवांटेज पड़ेगा, हम बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए गंभीर समस्या, एक चुनौती बनी हुई है। ठीक है, तो वही सब बातें हैं। देखिए यहाँ पर आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा है उसका निष्कर्ष है, वो सब आप जानते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए आप लोगों ने में से काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर हम लोग वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं, उसमें आपको कुछ फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता है, ये कैसे करके पूछा गया है कि सर हम डाउनलोड कर लेते हैं, उससे क्या चैनल को कोई फ़ायदा मिलता है? देखिए डाउनलोड करने से चैनल को कोई फ़ायदा नहीं होता है, सीधी सीधी बातों शब्दों में बता दूं मैं
अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि भाई आप चाहते हैं कि हम कुछ योग, देखिए आपको तो डाउनलोड करने में आपका तो डेटा जाएगा ही जाएगा। दूसरी बात, डाउनलोड करने में मुझे फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान होता है। आपको नुकसान मैं बता रहा हूँ कैसे नुकसान होता है। पहली बात ये होती है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे डाउनलोड के दौरान आपको क्या, जो डेटा होता है वो डेटा आपका ज़्यादा खर्च होता है। डाउनलोड में किसी वीडियो को देखने के दौरान जितना डेटा खर्च नहीं होता है, उससे ज़्यादा डाउनलोड में डेटा खर्च होता है। दूसरी बात होती है जो प्ले स्पीड होती है, यानी कि हम किसी वीडियो की स्पीड घटा या बढ़ा सकते हैं, वो प्ले स्पीड वाला ऑप्शन जो है डाउनलोड में नहीं आता है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई डाउनलोड करके नहीं, क्योंकि आपको तो डेटा खर्च करना है। ठीक है, डाउनलोड करने पे डेटा ज़्यादा जाता है। ठीक है, और आपको बहुत सारे ऑप्शन भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो आप अगर ऑनलाइन देखेंगे डायरेक्ट वीडियो, तो वहाँ पर आपको प्ले स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है और भी कुछ ऑप्शन वहाँ पर इनेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो वो आपको ये फ़ायदा मिल जाता है। तो अब आपकी मर्जी है, अब आपकी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस नहीं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।